एक आओ करो आओ इधर आओ, इधर आ जाओ, सब लोग इधर आ जाओ, आपका कोई जरूरत नहीं, इधर आओ, आप इधर आ जाओ बेटा, 5 6 7 8 9 10 11 आ जाओ, 12 13 आ जाओ, 13 आओ उधर, चलो 13 14 चलो चलो 15 चलो 16 17 18 21 22 23 उधर आप आ जाओ, 24 उधर आओ, 25 26 ड्राइवर कहाँ गया? ड्राइवर कौन है? तुम्हें लेके 27 ड्राइवर कहाँ है? जो आज का अभी थंबनेल देखा है आपने और साथ ही साथ में वीडियो देखा है, इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हाई गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 12 जुलाई 2022। तो गाइस आज है तारीख 12 जुलाई 2022 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को, कंप्लीट न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को यह वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है हेमिस नेशनल पार्क को, काफ़ी चर्चा में है तो अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2011 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर इसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारे संविधान के अंदर में आपको बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखने को मिलती हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फंडामेंटल ड्यूटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। नीचे आपको ऑप्शन के अंदर बहुत सारी अलग अलग ड्यूटीज़ दी गई हैं, इसमें से बताना है कि कौन सी एक ड्यूटी है जो कि फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। ऑप्शन ए बोलता है टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, ऑप्शन बी टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ऑप्शन सी टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, या फिर ऑप्शन डी टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडियल। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। फ्रंट पेज पर आपको एक भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं देखने को मिलेगा। अब पहले तो हम लोग थंबनेल वाला आर्टिकल का डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो उसके ऊपर आज एक छोटा सा आर्टिकल भी है। कल 11 जुलाई थी और कल था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। मैंने ये वीडियो क्यों शेयर किया, देखो कल ट्विटर पे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का जो हैशटैग है ना वो ट्रेंड कर रहा था। जैसे आप उसको ओपन करोगे तो मतलब हज़ारों की कगार में कल इस वीडियो को शेयर किया गया। कल ये वीडियो पूरी तरह से वायरल हो चुका था। तो इस वीडियो को जैसे ही मैंने देखा मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करेंगे। और आज एक आर्टिकल भी है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को लेकर, तो उस वाले वीडियो को आप लोग इस पर्टिकुलर आर्टिकल से भी रिलेट कर पाओगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे देखो क्या चर्चा की जा रही है। जो आपने वीडियो देखा ना स्टार्टिंग में, उसमें एक ऑटो के अंदर 27 लोग हैं और वो ऑटो 27 लोगों को एक साथ में लेकर ऑटो ड्राइवर चला रहा था। पता है पुलिस वालों ने पकड़ा है, क्यों पकड़ा कि 27 लोग तो हैं ही ऑटो के अंदर, लेकिन वो ऑटो ओवर स्पीडिंग में था, यानी कि अपनी स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से वो चल रहा था। अब साथ ही साथ में क्या किया है, ऑटो को सीज भी कर दिया है।
क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल ही लॉ के ख़िलाफ़ हो जाता है। अब देखो 27 लोग एक साथ में ऑटो में बैठे पड़े हैं और वो ऑटो ओवर स्पीडिंग में है, तो अगर कुछ होता है तो आप कह सकते हो इतने सारे लोग यहाँ पर ऑटो के अंदर थे तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम जनरेट होती है। उसके बाद में कहा जाता कि ऑटो बनाने वाली कंपनी की तरफ से कुछ ना कुछ डिफेक्ट देखने को मिला है, जैसे पहले भी हमने काफ़ी सारे इंसिडेंसेस देखे हैं। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। लेकिन इस वाले आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया कि कल 11 जुलाई थी, कल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था। तो यूएन की एक रिपोर्ट आती है और उस यूएन की रिपोर्ट के तहत पता ये चलता है कि इंडिया जो है जल्द ही चाइना की पॉपुलेशन को बीट कर देगा, चाइना की जनसंख्या से आगे हम लोग निकलने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया। अभी करेंट टाइम पे अगर हम लोग देखें दुनिया भर की पॉपुलेशन 7.96 बिलियन के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन आप कह सकते हो कि ये जो रिपोर्ट आई है इसने ये बताया कि इस साल 15 नवंबर तक दुनिया भर की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 8 बिलियन तक पहुंचने वाली है और 2030 तक ये 8.5 बिलियन तक पहुंच जाएगी और 2100 तक ये 10.4 बिलियन के आसपास पहुंचने वाली है। जितनी भी दुनिया भर की जनसंख्या है उसके बारे में ये सारी बातें बताई गई। साथ ही साथ में अगर हम लोग इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में चर्चा करें तो इंडिया की पॉपुलेशन को अगर आप लोग देखोगे तो अभी हम लोग चाइना को बीट करने वाले हैं, ऐसा भी यहाँ पे हर एक रिपोर्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। अब उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस वाले पैरा को आप अपने पास में नोट डाउन करके रख सकते हो और बहुत सारी जगह पर इसका यूज़ किया जा सकता है। इसके अंदर क्या बोला जाता है कि साल 2021 के अंदर जब आप लोग यहाँ पे एवरेज फर्टिलिटी देखोगे दुनिया भर की पॉपुलेशन की तो लगभग वो आपको 2.3 पर बर्थ देखने को मिलेगा पर वेमेन, यानी कि एक वेमेन लगभग 2.3 बच्चों को जन्म दे रही है। ये आपको फर्टिलिटी रेट आपको 2021 का देखने को मिलेगा और बोला गया है ये फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, क्योंकि इसको हम लोग कंपेयर करें 1950 से तो 1950 के आसपास यही फर्टिलिटी रेट हुआ करता था 5 का, यानी कि आप कह सकते हो एक विमेन 5 बच्चों को जन्म दिया करती थी। तो ये फर्टिलिटी रेट काफ़ी गिर चुका है, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया। और इसी चक्कर में हम लोग ये भी देखते हैं कि एक टाइम पर जो पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी वो अब बढ़ तो रही है लेकिन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इससे बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ती है तो उससे काफ़ी सारे इश्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, पॉवर्टी, सोशल प्रोटेक्शन, इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ये हम लोगों ने बहुत लंबे समय पहले से देखा भी है। अच्छा, आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा। आपने देखा कि लगातार पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो सिंपल सा क्वेश्चन यह है कि इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए आप कौन कौन से यहाँ पे 5 स्टेप्स लिख सकते हो कि हाँ ये 5 स्टेप्स हम लोग उठा सकते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने यहाँ पे आंसर्स लिखना, जिसका बेस्ट होगा मैं उसका आंसर को पिन कर दूंगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इस पूरे आर्टिकल को अच्छे से समझ लिया है, थंबनेल को समझ लिया है, उस वीडियो को समझ लिया है। उस वीडियो को लगाने का पर्पज़ ऐसे ही था यार, एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ था। आपने उस वीडियो को देख लिया, अब कोई बात नहीं, 1 मिनट यहाँ पे आपने अपने आप को एंटरटेन कर लिया। अब हम लोग लगातार 1.5 घंटे तक बैठकर पढ़ाई करने वाले हैं। आज का डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। आज आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। पता है आपने डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बारे में सुना ही होगा या फिर कभी समझने की कोशिश की होगी, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा। आज वो कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल, एडिटोरियल हैं, उन सब का एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। और आपको तो पता ही है, जितने भी आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं उसकी सारी बैकग्राउंड स्टैटिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को प्रोवाइड करवाता हूँ, सारे नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ, जो कि आपको डायरेक्टली हेल्प करते हैं, आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बचाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक छोटी सी बात है, इसको और सुन लेना। वो ये है कि अभी हम लोग मॉर्निंग में ये द हिंदू का वीडियो करते हैं, जिसमें आपको सारे करंट अफेयर्स भी ऐड करके प्रोवाइड करवाता हूँ मैं। और शाम को हम लोग MCQs की प्रैक्टिस करते हैं। इसी चैनल पर जो करंट अफेयर के नाम से वीडियो आता है ना, उस वीडियो के अंदर की जो कंटेंट है वो चेंज कर दी गई है। कंटेंट चेंज करने का मतलब है कि पहले वहाँ पे वही करंट अफेयर वापस से रिपीटेड हुआ करते थे, तो उनको ना करके हम लोग MCQs कर रहे हैं, यानी कि प्रीलिम्स बेस्ड। जैसे कि UPSC आप कह सकते हो प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछता है ना, बिल्कुल उसी पैटर्न के बेसिस पर MCQs तैयार किए जाते हैं एक एडवांस लेवल के, और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे क्या होगा, आप लोग प्रीलिम्स के लिए मेंटली प्रिपेयर हो गए। तो बिल्कुल आपको करना क्या है, उस शाम वाली वीडियो को भी ज़रूर देखना है, जो कि शाम को डेली बेसिस पर आ रही है। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया है पिछले 4-5 दिनों में उस वीडियो को, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से वो वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ और मतलब
शाम के ही टाइम पे आप कह सकते हो लगभग 1000 लाइक्स उस पर हो जाते हैं, जो कि पहले कभी नहीं हुआ करते थे। तो इस प्रकार से पता चलता है कि आप एक बहुत बड़ा सपोर्ट दिखा रहे हो उस वीडियो को। अब लाइक की बात आई है तो फटाफट इस वीडियो पे भी जो लाइक का बटन है उसको दबा देना। जो हमारा टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, वो आप लोग को आज भी अचीव करवाना है। और इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हो, इंस्टाग्राम पे जाना और जाके टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। वहाँ पे 7000 फॉलोअर्स हैं, आप लोग जाके वहाँ से कनेक्ट हो सकते हो, अपनी क्वेरीज वगैरह मुझसे डिस्कस कर सकते हो। चलो आते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आता है, इसको आप लोग GS पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर से रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे क्या मेंशन किया जाता है कि सरकार कुछ मॉन्यूमेंट्स को रिस्टोर करने के ऊपर फोकस कर रही है। अब यहाँ पे बात की जा रही है खासकर दिल्ली गवर्नमेंट की। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने मंडे में यहाँ पर कुछ प्लान्स को अनाउंस किया है। इन्होंने बोला हमारे पास में कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत पुराने हो चुके हैं और हालात वहाँ के ज़्यादा सही नहीं हैं, तो उन मॉन्यूमेंट्स को रिनोवेट किया जाएगा, उनको रिस्टोर किया जाएगा, वापस से उनको तैयार किया जाएगा। इसी को लेकर यहाँ पे चर्चा की गई है। और बताया ये जाता है कि दिल्ली के अंदर जो ज़्यादातर मॉन्यूमेंट्स हैं वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर में आते हैं, लेकिन यहाँ पे 71 हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डायरेक्टली दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं। तो दिल्ली सरकार के अंडर में आने वाले जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उन्हीं को यहाँ पे रिस्टोर करने के बारे में चर्चा की जा रही है। आपको पता होगा रिसेंटली लगभग यहाँ पे 28 जून की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो 28 जून में क्या हुआ था कि एक और आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहाँ पे दिल्ली सरकार ने बोला यहाँ पर यह है कि जो ये मलचा महल आपको देखने को मिलेगा इसको रिनोवेट किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आर्टिकल चर्चा में था, उसको भी इसी पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो कुछ मॉन्यूमेंट्स को रिस्टोर करने के बारे में चर्चा की गई है, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन क्या ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली आपको हेल्प करी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं। किसी भी आर्टिकल के अंदर जो भी छोटी छोटी बॉडीज़ हैं उनको कवर कर लिया करो, वो डायरेक्टली आपसे एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती हैं, जैसे अब की बार पूछी गई थी। जैसे यहाँ पे बात की जाती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, मैं आपको बहुत ही बार पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक छोटा सा रिविजन कर लेते हैं क्योंकि बहुत लंबे समय हो चुका है इसको पढ़े हुए। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिसर्च, साइंटिफिक एनालिसिस, एक्सकेवेशन वगैरह को कंडक्ट करती है। हमारे पास में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, उन मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए भी यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वर्क करता है। और एनालिसिस करने के लिए, रिसर्च करने के लिए कहीं पर खुदाई करके कुछ यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। आपने देखा होगा काफ़ी सारी चीज़ें हमें पुराने ज़माने की मिलती रहती हैं, कहीं पर कभी भी खुदाई चलती है, वो सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो काम करता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। इस बॉडी को फाउंड किया गया था 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के थ्रू, जो कि इसके पहले डायरेक्टर जनरल भी बने थे। अब इतनी बारीकी से क्यों पढ़ा? क्योंकि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, यूपीएससी 2004 का यहाँ पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोलता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक अटैच्ड ऑफिस है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? ऑप्शन ए कल्चर, बी टूरिज्म, सी साइंस एंड टेक, या फिर डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन ए कल्चर, ठीक है ना। क्लियर हुआ। अभी यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, वो ये बताया था कि रिसेंटली यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला यह है कि मलचा महल को रिनोवेट किया जाएगा। तो मलचा महल आपको पिक्चर में दिख रहा है और यहाँ पे चर्चा में भी है। एक सेकंड रुक जाओ, ये आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ये आपको देखने को मिलेगा, ये चर्चा में भी है। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम लोग कॉन्टेक्स्ट की बात करें, यानी कि ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो 14वीं सेंचुरी का 14th सेंचुरी का मॉन्यूमेंट है मलचा महल, इसको रिनोवेट करने के ऊपर जोर दिया है। अब बात ये करते हैं मलचा महल है क्या। देखो, इसको बनाया गया था 1325 में बाय सुल्तान फिरोज़ शाह तुगलक। तो सुल्तान फिरोज़ शाह तुगलक के थ्रू यहाँ पर इस महल को बनाया गया था, ठीक है ना। और फिर आप कह सकते हो लंबे समय तक इसको हंटिंग लॉज की तरह यूज़ किया गया, शिकार जहाँ पे किया जाता है उसकी तरह यूज़ किया गया। बाद में यहाँ पर ये नवाब ऑफ अवध का रेसिडेंस बना। देन उसके बाद में बोला जाता है कि ये बाद में विलायत महल के नाम से जाना गया, जब बेगम विलायत महल ऑफ अवध जो हैं इनके नाम पे बेसिकली यहाँ पे रखा गया था, जो कि यहाँ पे क्लेम भी करती थी कि वो जो है रॉयल फैमिली ऑफ अवध की मेंबर हैं। देन उसके बाद में आप कह सकते हो बोला यह जाता था कि ये जो विलायत महल जब यहाँ पे नाम दिया गया था, तो बोला यह गया कि विलायत महल नाम दिया गया बेगम विलायत महल के उस पे, इनके नाम पे। बोला यह भी जाता है कि यहाँ पर आप कह सकते हो जो पैलेस है ये सरकार के थ्रू दिया गया था इनको 1985 में।
देन उसके बाद में इनकी मृत्यु होती है, सुसाइड करती है 1993 के अंदर में। देन उसके बाद में इस महल की जो ओनरशिप है वो इनकी डॉटर के पास में आ जाती है, देन इनके सन के पास में आ जाती है, तो बाद में यहाँ पर उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं ये, जो कि आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे आपकी बुक्स के अंदर में, तो इसको थोड़ा बहुत ध्यान में रख सकते हो। ज़्यादा कुछ डिटेलिंग्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चर्चा में है, 2 बार चर्चा में आ चुका है, इस वजह से इसको हम लोग नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पर यह देखने को मिलेगा। यह आर्टिकल की चर्चा बहुत ज़्यादा हुई कल। अगर आप लोग पीएम मोदी को ट्विटर पर फॉलो करते होंगे तो आपने देखा होगा पीएम मोदी ने कल एक वीडियो को यहाँ पे रिलीज़ किया था, और फिर वो वीडियो काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स के थ्रू रिलीज़ करी गई थी। वो वीडियो किस चीज़ को लेकर है? जो हमारा नया पार्लियामेंट बन रहा है, उस पार्लियामेंट की बिल्डिंग के ऊपर नेशनल एम्बल को अभी स्थापित कर दिया गया है। तो नेशनल एम्बलम यहाँ पे लगा दिया गया है पार्लियामेंट की बिल्डिंग के ऊपर। अगर आप लोग देखोगे तो ह्यूज सा साइज़ है इस नेशनल एम्बलम का। अगर हम लोग वेट वगैरह देखें तो आपको ध्यान रखना है, जो स्कल्पचर है ये बेसिकली यहाँ पे ब्रॉन्ज़ का बना हुआ है। इसका वेट लगभग बताया जा रहा है 9500 kgs के आसपास का है, और 4.34 मीटर वाइड यानी चौड़ा ये आपको स्कल्पचर देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो पीएम मोदी ने कल के दिन यहाँ पर इस पूरे स्कल्पचर को अनवील किया है, इसका उद्घाटन कर दिया है। और ये बेसिकली कहाँ पे बनाया गया? पार्लियामेंट की बिल्डिंग के ऊपर बनाया गया है। किसने बनाया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो आपके लिए यहाँ पे ये कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, बस खाली इतना ध्यान रख सकते हो, क्योंकि वनडे एग्जामिनेशन के अंदर तो डायरेक्टली यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। बट अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको लेकर कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी, वो भी आप लोग को यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में समझनी नहीं है, उसके अंदर नहीं पढ़ना है। एक इम्पॉर्टेंट बात है, एक इम्पॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है कि नेशनल एम्बलम को एडॉप्ट कब किया गया था। नीचे कमेंट सेक्शन में वो तारीख आप लोग बता सकते हो। हालांकि मैं बता सकता था, लेकर आया था कुछ डेटा, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा काम दिया जाए। आप लोग यहाँ पे सर्च करके बताना कि नेशनल एम्बलम को अडॉप्ट कब किया गया था, या बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। उसी दिन एक और काम हुआ था, ठीक है ना। जिस तारीख को नेशनल एम्बलम को अडॉप्ट किया गया उसी दिन एक और काम हुआ था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था। चलो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देता है। आगे आते हैं अगले पर्टिकुलर आर्टिकल पर। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार आर्टिकल इतना लंबा सा है, सर ने इतनी जल्दी ख़त्म कर दिया। देखो यार कुछ भी चीज़ें नहीं है यहाँ पर, है ना। एक स्टील का केस बनाया गया है, उस स्टील के केस में यहाँ पे इसको फिट किया गया है, स्टील के केस से सपोर्ट मिल रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। पीएम मोदी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर के साथ में मिले, उनके साथ में बातचीत करी गई, वो इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये चीज़ आपको कहीं पर भी हेल्प नहीं करेंगी डेफिनेटली, ठीक है ना। आगे आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके नीचे एक और छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आर्टिकल नहीं, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है। वो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ईडी के बारे में, क्योंकि ईडी के बारे में आज से हम लोगों ने 1 महीने पहले पढ़ा था। क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि तारीख मेरे पास नोट डाउन रहती है, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं सारी चीज़ें सेंड करता हूँ। अब जैसे ही मैं अगर ईडी टाइप कर दूंगा ना, तो वो तारीख आ जाएगी कि मैंने लास्ट टाइम पर कब इसका एक्सप्लेनेशन किया था, ठीक है ना। जैसे मैंने आप लोगों को जब प्रीलिम्स का पेपर एनालिसिस किया था ना, तब बताया था, वैसे ही आपको ये पता चलता है। तो 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है ईडी को पढ़े हुए, तो आज इसका छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है, हमारे लक्ष्मीकांत के अंदर ईडी के बारे में पूरी तरह से एक इन्फॉर्मेशन, पूरा एक चैप्टर भी डेडिकेट किया गया है। तो हुआ क्या है, ईडी ने अभी यहाँ पर समन किया है कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी को, इनको बुलाया है। किस केस में? नेशनल हेराल्ड केस में। तो आप कहोगे अब नेशनल हेराल्ड केस क्या है? देखो यार ये बहुत लंबा टॉपिक है, अगर मैं नेशनल हेराल्ड केस समझाने लगा तो 25 मिनट लग जाएंगे। लेकिन आपको अगर पढ़ना है तो आप कहाँ से पढ़ सकते हो? यूट्यूब पर जाना, टाइप करना 14 जून 2022 द हिंदू एनालिसिस बाय दीपक यादव। आपको बिल्कुल 14 जून वाला वो वीडियो जो है द हिंदू का, वो मिल जाएगा। और उस वीडियो में मतलब स्टार्टिंग में जो थंबनेल लगा हुआ है वही नेशनल हेराल्ड करप्शन केस के नाम से थंबनेल लगा हुआ है, तो आप बहुत आराम से उसको देख पाओगे। लगभग 50,000 लोग उसको देख चुके हैं। तो आप लोग यहाँ पे उसमें जो पहला आर्टिकल है वही नेशनल हेराल्ड केस को लेकर है, तो ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पहले आर्टिकल में ही आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जानी है, ठीक है ना। तो वहाँ से कवर कर सकते हो कि यार 25 मिनट लगेंगे समझाने को, मैं यहाँ पर फिर से समझा सकता हूँ, लेकिन यार बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें काफ़ी सारे एडिटोरियल भी डिस्कस करना है, इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल भी डिस्कस करना है। इसी वजह से मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, इतना आप लोग काम कर लोगे तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में। ईडी क्या है, जिन्होंने यहाँ पे समन किया है। देखो ईडी की जब हम लोग बात करते हैं तो कुछ फैक्ट्स जो हैं आपको अपने पास में लिख कर रखना है, क्योंकि ये हमेशा न्यूज़पेपर में प्रेजेंट रहता है।
डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी है जो कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। उसके बाद में 1 मई 1956 ये तारीख थी जब एनफोर्समेंट यूनिट को बनाया गया था। तो स्टार्टिंग में जब इसको बनाया गया तो एनफोर्समेंट यूनिट इसका नाम था, लेकिन बाद में लगभग 1957 में यानी अगले साल ही इसका नाम बदल दिया गया और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया। अब जो ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ये बेसिकली 2 पर्टिकुलर लॉज को लेकर काम करता है, या फिर आप कह सकते हो 2 एक्ट के तहत, 2 कानून के तहत वर्क करता है। और वो 2 कानून कौन कौन से देखने को मिलेंगे, एक है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। देखो फॉरेन एक्सचेंज को लेकर जो भी यहाँ पर इश्यूज़ रहते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वर्क करता है। साथ ही साथ में जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है यानी कि ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का जो भी यहाँ पे तरीका है वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। तो इस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का भी यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वर्क करता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। होता क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान का केस काफ़ी चर्चा में था। तो मनी लॉन्ड्रिंग है क्या, चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जहाँ पे आपने जो भी पैसा कमाया है वो एक गलत तरीके से कमाया है, क्रिमिनल एक्टिविटी से, ड्रग ट्रैफिकिंग से, टेररिज्म, मतलब गलत तरीके से पैसा कमाया आपने। और पैसा कमाने के बाद में आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको वाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, उसको एक लेजिटिमेट सोर्स बता रहे हो कि हमारा ये पैसा बिल्कुल सही है। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़, स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ से पैसा कमाया, उसको आप लोग अगर वाइट मनी में कन्वर्ट करोगे तो वो मनी लॉन्ड्रिंग ही कहलाएगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग की अगर डेफिनेशन आपको लिखनी हो सिंपल सी, तो मनी जनरेटेड इज कॉल्ड डर्टी मनी। और मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, डर्टी मनी को हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं एज अ लेजिटिमेट मनी या फिर एज अ वाइट मनी, ठीक है ना। तो आपको ये मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन मिल जाएगी। बाकी मैंने आपको बता दिया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का भी वर्क करता है एक एक्ट के माध्यम से। वो एक्ट क्या है वो भी हम लोगों ने समझा, वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है ना। चलो ये हो गई छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब ज़्यादा कुछ यहाँ पे डिटेलिंग है नहीं, क्योंकि डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, कौन इसको संभालता है, ऐसे क्वेश्चन बनते रहे हैं। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे पॉपुलेशन वाला आर्टिकल डिस्कस किया। उसके बाद में यहाँ पे इसके बराबर में एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। ये मैं पिछले 3 दिन से डिस्कस कर रहा हूँ, आपको पता होगा, है ना। हम लोगों ने जब मतलब एक दिन पहले जब अमरनाथ के अंदर ये इंसिडेंस हुआ था, लगभग 8 जुलाई की बात है। 8 जुलाई के अंदर होता क्या है कि अमरनाथ में क्लाउड बर्स्ट होता है, बादल फटता है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से एक भीषण बाढ़ आती है, ठीक है ना। और 8 जुलाई को ये सब कुछ होता है। 9 जुलाई के वीडियो के अंदर मैंने कवर किया था, एक वीडियो भी आप लोग को दिखाया था। अब देखो यहाँ पे चर्चा की जा रही है फ्लैश फ्लड के बारे में, क्लाउड बर्स्ट के बारे में। ये मैंने कल भी कवर किया था और परसों भी कवर किया था। परसों वीडियो नहीं आया था, उससे पहले वाले दिन में वो भी तब भी कवर किया था। तो आप लोगों ने अगर अच्छे से सुना होगा तो आप लोग बता सकते हो क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। तो आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है क्लाउड बर्स्ट एग्जैक्टली क्या होता है, उसकी क्या एक प्रॉपर डेफिनेशन है। मैंने आपको बहुत सिंपल से शब्दों में शॉर्ट फॉर्म में समझाया था, तो कोशिश करो नीचे कमेंट सेक्शन में उसको लिख सको। अगर आपने कल पढ़ा है तो उसको वापस से याद करने की कोशिश करो, ठीक है ना, नहीं तो फिर जाकर पढ़ो, चीज़ें दोबारा से याद आएंगी। आगे आते हैं, फिलहाल चलते हैं अगले आर्टिकल पर। इस आर्टिकल को हाईलाइट करने का सिर्फ इतना ही मकसद था। देन उसके बाद में वर्ल्ड पेज पर आते हैं, दुनियादारी में क्या चल रहा है। दुनियादारी में 2-4 इश्यूज़ हैं, वही लगातार चल रहे हैं। जैसे नंबर 1 इशू श्रीलंका के अंदर हालात जो ख़राब हैं वो, नंबर 2 रशिया यूक्रेन का वॉर, नंबर 3 वही नाटो वाला जो इशू है वो चलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो वही चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। अब आप देखोगे तो इकलौता आर्टिकल है पढ़ने लायक, वो यहाँ पर यह है पॉलिटिकल स्टेलमेंट परसिस्ट इन श्रीलंका। अब ये भी यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको पता है श्रीलंका के अंदर हालात क्या हैं। अभी प्रेसिडेंट जो है गोतबाया राजपक्सा, ये इनका घर है जो आप लोगों को दिख रहा है ना पिक्चर के अंदर, ये ऑफिशियल रेसिडेंस है प्रेसिडेंट का। लोग घुस चुके हैं अंदर प्रोटेस्ट करते करते, इतना नाराज़ हैं लोग, चाहते हैं कि ये लोग रिज़ाइन कर दें। अभी पता है ये लोग घुसे तो घुसे, साथ ही साथ में जब यहाँ पे छानबीन करी तो बहुत सारा पैसा भी निकला है। तो आप देख पाओगे कि लोग किस प्रकार से अपनी नाराज़गी दिखा रहे हैं, जो कि जायज़ भी है क्योंकि सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। इवन सस्ती से सस्ती चीज़ भी यहाँ पे जो बाकी सारे देशों के अंदर मिल रही है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी है करेंट टाइम पर श्रीलंका के अंदर में। इसी वजह से पॉलिटिकल क्राइसिस भी स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि करेंट टाइम पर श्रीलंका के अंदर ना ही प्रेसिडेंट हैं और ना ही प्राइम मिनिस्टर हैं। ऐसे यहाँ पे हालात हो चुकी हैं इस देश की करेंट टाइम पे। ये है
इस आर्टिकल के अंदर। अच्छा, हमने श्रीलंका को लेकर ही आज का अपना एक मेंस का आंसर राइटिंग तैयार किया हुआ है, मतलब मेंस का क्वेश्चन तैयार किया हुआ है जिसके ऊपर आप लोग आंसर राइटिंग करोगे, वो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो वर्ल्ड पेज पर ज़्यादा कुछ कहानी नहीं है पढ़ने लायक, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। देन यहाँ पे आता है एक इंपॉर्टेंट पेज, दैट इज़ पेज नंबर 14 बिजनेस सेक्शन, यानी कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। इनको भी फटाफट एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे चर्चा की जा रही है जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट मार्जिन है, या फिर आप कह सकते हो ऑपरेट प्रॉफिट मार्जिन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हमारा कम होता हुआ नज़र आया है। थर्ड स्ट्रेट क्वार्टर में यहाँ पर इसके अंदर एक डिप देखने को मिला है, ये लगातार गिरता हुआ नज़र आया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 2 से 3% डाउन हुआ है, ऐसा यहाँ पे बोला गया जून क्वार्टर के महीने का। और ये सारी बातें बताई गई हैं क्राइसिल रिसर्च के थ्रू। और जब आप लोग इसको कंपेयर करते हो तो पिछले साल के कंपैरिजन में अब की बार हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा कम है। जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसका रेवेन्यू यहाँ पे एस्टिमेटेड था थोड़ा सा ग्रो करेगा, बट सिचुएशन ज़्यादा सही चल नहीं रही है। हमारा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी बड़े क्राइसिस आ चुके हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर यानी कि जहाँ पे हमारा मतलब सारा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का, जो कि बात यहाँ पे दी गई है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार कम हो रहा है कॉरपोरेट कंस्ट्रक्शन दोनों ही सेक्टर्स के अंदर में। तो क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहला यही उठता है कि सर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता क्या है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो होता क्या है ना, इकोनॉमी के अंदर चीज़ें बदलती चलती हैं। आपने इस पर्टिकुलर आर्टिकल को समझा बहुत अच्छे से। अब देखो यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का, सर ये होता क्या है, ठीक है ना, क्योंकि आपसे क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा। अब आप लोगों ने यहाँ पर करंट अफेयर भी पढ़ लिया, इसको स्टैटिक से रिलेट कर लिया, और यही करंट अफेयर का रोल होता है, इसी तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता हुआ चलता है। तो हमारा कॉर्पोरेट लेवल चाहे आप कंस्ट्रक्शन लेवल, आप देखोगे ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट कम हुआ, वो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में समझाया गया। और ये चीज़ें फ्लक्चुएट होती रहती हैं, आगे बढ़ेगा तो फिर से आर्टिकल आएगा, कम होगा फिर से आर्टिकल आएगा, तो ये चीज़ें चेंज होती हैं। जो ये नंबरिंग है ना, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है घट रहा है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना होता। हर महीने जो डेटा आता रहता है उसके ऊपर फोकस नहीं करना होता। हर महीने जीएसटी का रेवेन्यू कितना हुआ है उसके ऊपर फोकस नहीं करना होता। हर महीने जीएसटी का रेवेन्यू कितना हुआ है उसके पीछे का जीएसटी पढ़ लेना बस। हर महीने इन्फ्लेशन कितना कितना बढ़ रहा है उसके पीछे का इन्फ्लेशन पढ़ लेना बस। तो ये कॉन्सेप्ट ही आपको आपके स्टैटिक बुक के अंदर देखने को मिलते हैं जब भी आप लोग किसी भी इकोनॉमी की बुक को कवर करते हो। तो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता क्या है, चलो इसको एक बार फटाफट देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बेसिकली आप कह सकते हो एक प्रॉफिट है, जैसे नाम से पता चल रहा है, एक रेशियो देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, ये कंपनी के प्रॉफिट को दर्शाता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, कंपनी ने यहाँ पर कितना प्रॉफिट कमाया। अब इससे मतलब इसे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा आपको एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा, यानी कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया बिना टैक्स को काटे, बिना इंटरेस्ट को चार्ज करे। तो सिंपल सा फंडा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक प्रॉफिट है कंपनी का, प्रोड्यूसेस फ्रॉम इट्स ऑपरेशन। ऑब्वियस ही बात है वो कंपनी वर्क करी, उससे वो प्रॉफिट निकल के आया, लेकिन टैक्स काटने से पहले और इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट होगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है ना। बाद में टैक्स कटेगा, इंटरेस्ट चार्ज कटेगा, फिर बाद में अमाउंट और कम हो जाएगा। तो आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखना, टैक्स काटने से पहले और इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले का जो प्रॉफिट होगा वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहलाएगा। आगे आते हैं और चलते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट छोटा सा आर्टिकल, ये भी छोटा सा आर्टिकल है। यहाँ पे क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सिस्टम को सेटअप कर दिया है। अब वो जो सिस्टम है वो इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, जो इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार हो रहा है, उसमें थोड़ी सी मदद करेगा भारत की, ठीक है ना। जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो हम लोग रुपीज़ में कर सकेंगे, यानी इंडियन रुपी में कर सकेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस प्रकार से यहाँ पर एक मैकेनिज़्म को सेटअप किया है कि हम लोग इंटरनेशनल व्यापार करेंगे रुपीज़ में, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। आप कह सकते हो कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कम हो रहा है। फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात आप देखोगे, जो डॉलर की वैल्यू है वो इंडियन करेंसी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी चुकी है। तो इसकी वजह से दुनिया भर में व्यापार को प्रमोट करने के लिए, हम अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए एक फ़ोकस ये करेंगे कि अब हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे, जो व्यापार होगा वो बेसिकली इंडियन करेंसी के अंदर किया जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि हमारा बिलिंग हो गई, पेमेंट हो गया,
और एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गए, जो भी सेटलमेंट हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग इंडियन रुपी के अंदर करने वाले हैं ताकि इंडियन रुपी को भी यहाँ पर एक बढ़ावा मिले। हालांकि हम लोग इंडियन रुपी का इस्तेमाल करना स्टार्ट तो कर दिए हैं। आपको पता होगा ईरान, रशिया, ये 2 देश ऐसे हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे सेंक्शंस लगा दिए गए हैं अमेरिका की साइड से। तो इनके साइड्स में काफ़ी सारा जो व्यापार हो रहा है वो बेसिकली इंडियन रुपी में आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो व्यापार है उसको इंडियन रुपी में कर सकें। इससे क्या होगा, हमारा जो फॉरेक्स फ्लक्चुएशन है वो जो मतलब देखने को मिल रहा है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व लगातार कम हो रहा है, वो चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रांग हो पाएंगी, है ना। हमारे जो करेंसी की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो पाएगी, हमारी जो रुपी है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। तो ये प्रकार की चीज़ें यहाँ पे आरबीआई के थ्रू करी गई हैं। तो एक मूव लिया गया है टू एड ट्रेड विद नेशंस अंडर सैंक्शंस, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग यहाँ पर इसको भी अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। बाकी कोई डिटेलिंग्स यहाँ पे नहीं है। ये तो हमारे 2 आर्टिकल हो गए द हिंदू के। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि जो इकोनॉमिक सेक्शन है, कल ही मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक सेक्शन द हिंदू से ज़्यादा अच्छा इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। देखो ये तो यहाँ पे आर्टिकल हो गए जो कि ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है। मतलब आप कहोगे कि हाँ वाकई में इंडियन एक्सप्रेस के अंदर काफ़ी अच्छे आर्टिकल आते हैं। बहुत अच्छा आर्टिकल है, और वो आर्टिकल इतना अच्छा है कि उसको लेकर यूपीएससी पहले क्वेश्चन भी पूछ चुका है। वो क्वेश्चन भी आपके साथ में मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब है, द हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस हो, सभी का कंपाइलेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ छूटेगा नहीं, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन को। आज मैं आपके साथ में 8 एडिटोरियल्स डिस्कस करूँगा। 8 एडिटोरियल्स। तो आप सोच रहे होंगे 8 एडिटोरियल, 8 तो होंगे भी नहीं, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे द हिंदू के भी हैं, इंडियन एक्सप्रेस के भी हैं। देखो हम लोग 4 द हिंदू के डिस्कस करेंगे, 2 इंडियन एक्सप्रेस के हैं, एक डाउन टू अर्थ का है और एक बिजनेस स्टैंडर्ड का है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगा है लेकिन आपको बहुत कुछ यहाँ पे जानने को मिलने वाला है। जैसे यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एडिटोरियल है, काफ़ी लंबा चौड़ा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, लेकिन आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में चर्चा की गई है। क्या होता है डार्क मैटर, क्या होती है डार्क एनर्जी, वो सब हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपको एडिटोरियल देखने को मिलेगा ज़बरदस्त। ये भी भाई बहुत अच्छा आर्टिकल है। ये बात करता है कि जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो यहाँ पे सर्विस चार्ज को लेते हैं, उस सर्विस चार्ज को अभी यहाँ पे हटा दिया गया, उस सर्विस चार्ज को ख़त्म कर दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस आई हैं नई सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के साइड से। तो ये गाइडलाइंस क्या हैं, इनका भी डिस्कशन हम लोग इस पर्टिकुलर एडिटोरियल से करेंगे। बाकी हमारे कुछ एडिटोरियल हैं उनको भी हम लोग आगे देखेंगे, बट उससे पहले हम लोग अपने इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आज के मेंस के क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो 12 जुलाई का आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा आंसर आप लोग इसके ऊपर लिख सकते हो। मेरी कोशिश ये है कि जो भी इशू चर्चा में है उनके ऊपर आपको हर एक टॉपिक के ऊपर आंसर राइटिंग करवा दी जाए। तो आप ये क्वेश्चन देखो, ये भी काफ़ी चर्चा में, वो क्या है, श्रीलंका के क्राइसिस। तो बताना यह है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका, और इंडिया इससे क्या सीख सकता है। आपको यहाँ पे 250 शब्दों में एक बहुत अच्छा सा आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पे जाना और अगेन दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग टाइप करना। जैसे आप लोग मेंस आंसर राइटिंग टाइप करोगे, वाला ग्रुप आपको मिलेगा, उसमें आपको क्वेश्चन लिखा हुआ भी मिल जाएगा। उस क्वेश्चन के नीचे कमेंट लिखा हुआ मिलेगा। जैसे उस कमेंट पे टैप करोगे वो एक दूसरे पेज पर लेकर जाएगा, वहाँ पे आप लोग अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। लगभग 19-20 हज़ार लोग जुड़ चुके हैं जो कि डेली बेसिस पर आंसर्स को लिख रहे हैं और एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू कर रहे हैं। तो आपको आंसर लिखना है और आंसर एक दूसरे के साथ में रिव्यू करना है। रिव्यू करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है ना। रिव्यू करोगे तो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी और बढ़ेगी और भी चीज़ें आप लोग यहाँ पे चीज़ों को ऐड ऑन कर पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस एडिटोरियल डिस्कशन को। सबसे पहला एडिटोरियल आपको ये देखने को मिलेगा। पहले हम समझते हैं पहला पॉइंट, ये एडिटोरियल आखिरकार न्यूज़ में क्यों है, वाई इन न्यूज़। तो हुआ क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है 5 गाइडलाइंस का। 5 गाइडलाइंस यहाँ पे इन्होंने जारी करी हैं ताकि जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, गलत तरीके से व्यापार किया जा रहा है, ठीक है, कंज्यूमर्स को एक प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही है, उस चीज़ के ऊपर काम किया जाए, वो गलत व्यापार को रोका जाए और कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दी जाए। इसको लेकर यहाँ पे कुछ नई गाइडलाइंस लेकर आई गई हैं। अब वो गाइडलाइंस क्या है उसको थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। चलो एक एक करके बस खाली आप लोग चीज़ों को सुनते हुए चलना। PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, मैं चीज़ों को रीड कर रहा हूँ। यहाँ पे पेन चलाने की जगह नहीं है, इस वजह से मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है ना।
मतलब रीड क्या करना, मैं आपको समझा रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट सारी लाइन टू लाइन चीज़ें समझाता हुआ चलूँगा। आपको पीडीएफ के अंदर चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। यहाँ पे पेन चलाने की जगह नहीं बचती है, इस वजह से यहाँ पे आप कह सकते हो आपको ये आर्टिकल ऐसे देखने को मिलेगा। आप लोग वीडियो को टिल्ट कर लेना, अपने फ़ोन को टिल्ट कर लेना, तो उसमें आपको वीडियो थोड़ा सा क्लियरली फिर दिखने लगेगा, ठीक है ना। वीडियो को जूम करके आप लोग देख सकते हो। चलो, अब पहली चीज़ क्या होता है, ये है बात 4 जुलाई की। 4 जुलाई में जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, यहाँ पे इन्होंने अनाउंसमेंट किया, और अनाउंसमेंट करते हुए इन्होंने बोला कि भाई हम 5 गाइडलाइंस लेकर आ रहे हैं। अब वो जो 5 गाइडलाइंस हैं वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकेंगी, यानी गलत तरीके से व्यापार के अंदर जो गलत काम किए जा रहे हैं उसको रोका जाएगा। उस गलत काम में एक सबसे इम्पॉर्टेंट गलत काम को ऐड किया गया है, जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। जब आप लोग होटल्स रेस्टोरेंट्स में कभी डिनर करने जाते हो या फिर कुछ भी खाने जाते हो, तो आपने देखा होगा बिल जब आता है तो उसमें आपका प्राइसिंग, जीएसटी और साथ ही साथ में वहाँ पे सर्विस चार्ज लिखा होता है कि भाई हमने आपको सर्विस प्रोवाइड करवाई है तो उसका हम लोग चार्ज ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आती है। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने यहाँ पर इसी सर्विस चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये 5 गाइडलाइंस यहाँ पे बताई हैं कि आप लोग यानी होटल्स और रेस्टोरेंट्स सर्विस चार्ज बिल्कुल भी चार्ज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये गाइडलाइंस इसी प्रकार से लेकर आई गई और ये सर्विस चार्ज के ऊपर एक रोक लगा दी गई है। आई होप अब आप लोगों ने यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से समझा। अब आते हैं डिटेल से। ये तो आपने स्टोरी समझ ली कि स्टोरी क्या है। दूसरा यहाँ पे हेडिंग दिया गया है व्हाट आर द पावर्स ऑफ सीसीपीए, क्योंकि ये जो गाइडलाइंस है ना वो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए के थ्रू लाई गई। तो दूसरा पॉइंट यही है कि सीसीपीए के पास पे इतनी सारी पावर्स है क्या? बिल्कुल पावर है। सीसीपीए को एस्टेब्लिश किया गया था ताकि यहाँ पे वो कुछ चीज़ों को देख सके, जैसे कि कहीं पर देखो इसका जो नाम है वो खुद के अंदर खुद लिखा हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो इसका काम क्या है? कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर के हक को प्रोटेक्ट करना। कहीं पर अगर कंज्यूमर के राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो वहाँ पर सीसीपीए आएगा और उनके राइट्स को प्रोटेक्शन देगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर सीसीपीए वर्क करता है। आगे आते हैं फिर उसके बाद में देखो सीसीपीए के पास में अथॉरिटी है, जो हमारे पास में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का इसका जो सेक्शन 18 है, सेक्शन 18 के अंडर में ये हमारे सीसीपीए वाली बॉडी को अथॉरिटी दी गई है कि वो हमारे कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करे, उसको प्रमोट करे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसको वॉयलेट होने से बचाए, ठीक है ना, उसका हनन होने से बचाए। इसके लिए यहाँ पे क्या किया जा सकता है? इसके लिए यहाँ पे अगर मान लो कोई कंज्यूमर है, उसके साथ में कोई धोखाधड़ी हो रही है, ठीक है, गलत तरीके से व्यापार किया जा रहा है, तो उन चीज़ों को रोकने का काम हमारा सीसीपीए करता है। उसके बाद में आप कह सकते हो ये जो अथॉरिटी है इन्होंने यहाँ पर एक लेटर इशू किया, किसको? चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स को। इसी बॉडी ने क्या किया है, जो हमारे स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी हैं उनको एक लेटर जारी किया और लेटर के अंदर बोला कि भैया आपके यहाँ पर आपके राज्य में जो भी होटल्स रेस्टोरेंट्स हैं जो भी सर्विस चार्ज इम्पोज करते हैं, अब से उनको बोल देना कि सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। सर्विस चार्ज जो भी लेगा वो गलत है, वो चीज़ें यहाँ पर अगेंस्ट में जाएंगी, फिर सीसीपीए अपना काम दिखाएगा। तो अगर सर्विस चार्ज कोई लेगा तो अगेन यहाँ पे इन जो गाइडलाइंस हैं उसका वायलेशन होगा। इसी वजह से सीसीपीए ने स्टेट से बोला। साथ ही साथ में ये भी बोला कि स्टेट्स यानी जो राज्य सरकार है वो क्या करे, वो अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो डीएम हैं उनसे बोल दें कि वो यहाँ पे एक अच्छा सा एक्शन ले, एक अप्रोप्रिएट एक्शन लें, ताकि जो ये रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं ये बिल्कुल भी सर्विस चार्ज ना चार्ज करें। अब सर उसके बाद में एक और हेडिंग आती है कि ये व्हाट इज़ अ सर्विस चार्ज। सर्विस चार्ज होता क्या है ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन आर्टिकल के अंदर आया है तो इसको भी समझ लेते हैं। सर्विस चार्ज जैसे कि आप लोग एक टिप देते हो, कुछ यहाँ पे है ना, वहाँ के वेटर को आपने कुछ टिप वगैरह कुछ पैसा प्रोवाइड करवा दिया है कि आपको वो एक सर्विस दे रहा है तो उसके बदले में आपने एक टिप दे दी, वो एक सर्विस चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हो ये जो फ़ी वगैरह है ये ना होटल्स और रेस्टोरेंट्स के थ्रू ज़बरदस्ती कलेक्ट की जा रही है, ज़बरदस्ती बिल के अंदर ऐड कर दिया जा रहा है कि सर्विस चार्ज, ठीक है ना। इसको कलेक्ट किया जा रहा है लगातार, और मतलब छोटे से छोटे रेस्टोरेंट्स भी आज के टाइम पर ये सर्विस चार्ज जो है लगातार कलेक्ट कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। अब सर क्वेश्चन ये है कि गाइडलाइंस क्या हैं? आपने बोला था स्टार्टिंग में कि 5 गाइडलाइंस लेकर आई गई हैं, बिल्कुल, वो गाइडलाइंस क्या क्या हैं वो भी बता दो। चलो अब यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं कि न्यू गाइडलाइंस हैं क्या। तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बताया गया कि जो भी होटल्स, नंबर 1 गाइडलाइन क्या है, होटल्स रेस्टोरेंट्स ये यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस यानी जो सर्विस चार्ज है वो ऑटोमेटिकली नहीं लेंगे। मतलब अपने बिल में आप ऑटोमेटिकली जो ले जाके दे रहे हो ना वो नहीं दोगे।
ठीक है ना, यानी कि ऑटोमेटिकली आप जो है ये एक तरीके से सर्विस चार्ज को नहीं लोगे, ऐसा यहाँ पे बोला गया। या फिर सर्विस चार्ज के नाम पे कोई और चार्ज डाल दिया जाएगा, कंज्यूमर चार्ज डाल दिया जाएगा या कुछ और डाल दिया जाएगा, है ना। तो कोई किसी दूसरे नाम से भी आप लोग ये पैसा नहीं ले सकते, पहली गाइडलाइन के अंदर ये बताया गया। फिर उसके बाद बोला गया नेक्स्ट में कि देखो आप लोग किसी को भी यहाँ पे सर्विस चार्ज के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो। दूसरा आपको इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट देखने को मिलेगा। और तीसरा यहाँ पर आपको कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना है कि भाई सर्विस चार्ज वॉलेंट्री है, ऑप्शनल है, यानी वो यहाँ पर कंज्यूमर की मर्ज़ी है वो दे या ना दे। वो दे रहा है तो अच्छी बात है, ले लो। अगर यहाँ पे कंज्यूमर नहीं दे रहा है तो आप उसके ऊपर फोर्स ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं, देखो अभी बहुत सारे होटल्स रेस्टोरेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, वो क्या करते हैं ना, बाहर ही एक वार्निंग लेबल लगा देते हैं कि भैया रेस्टोरेंट में आपको खाना खाना है तो सर्विस चार्ज भी पे करना है। तो इस प्रकार की चीज़ें, यानी कि ज़बरदस्ती तरीके से आप सर्विस चार्ज ले रहे हो, ये तो हो गया। साथ ही साथ में आप सर्विस चार्ज नहीं दे रहे हो तो आपके होटल के अंदर एंट्री नहीं है, तो इस चीज़ के ऊपर भी रोक लगाया जाएगा। ये भी आप कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती ही कर रहे हो। आपने होटल के अंदर एंट्री को रोक दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि आपको सर्विस चार्ज चाहिए। जो सर्विस चार्ज देगा वही यहाँ पे होटल की फैसिलिटीज़ को ले पाएगा, तो ऐसा भी यहाँ पर नहीं होने वाला, ठीक है ना। इसके ऊपर भी रोक लगा दी गई है। उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता क्या है, होटल्स जो है ना सर्विस चार्ज को बिल्स में ऐड कर देते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे इस इंपॉर्टेंट बात को अच्छे से सुनना। मान लो यहाँ पे 1000 रुपये का आपका बिल बैठा, ठीक है ना, उन्होंने यहाँ पर 200 रुपये सर्विस चार्ज लगा दिया, 1200 रुपये। और पता है फिर उसके बाद जीएसटी भी लगनी है। तो जीएसटी जो है आपकी कायदे में तो यहाँ पे 1000 रुपये लगनी चाहिए थी, क्योंकि यही आपका रेंट है। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर 1200 रुपये पे ये जीएसटी भी काट रहे हैं, यहाँ से भी यहाँ पर पैसा ले रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर भी रोक लगा दी गई है। तो ये कुछ गाइडलाइंस लेकर आई गई हैं कि भैया अब सर्विस चार्ज ऐसे नहीं लिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई होप आपने यहाँ पर इनको काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। अब एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर एक क्वेश्चन क्या है। ये तो हमने देखो समझ लिया कि ये गाइडलाइंस क्यों लेकर आई गई। अब ये बताओ ये गाइडलाइंस क्या लेकर आई गई। अब ये बताओ गाइडलाइंस को क्यों लेकर आया गया है। वाई वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, तो इसका आंसर सुनो। यहाँ पर जो सीसीपी है, इन्होंने ये बोला कि पिछले कुछ टाइम पे जो हमारे पास नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है, उसमें बहुत सारे उसमें बहुत सारे कंप्लेंट्स आई हैं कि उन लोगों से अननेसेसरी चार्जेस को वसूला जा रहा है। मतलब कि होटल्स रेस्टोरेंट्स ज़बरदस्ती सर्विस चार्ज, फोर्सफुली ये सर्विस चार्ज उनसे चार्ज कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे लोगों ने कंप्लेंट करी है बाकायदा। तो इसी वजह से यहाँ पर ये स्टेप उठाया गया, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है ना। फिर एक और क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर अगर यहाँ पे मतलब ये तो गाइडलाइंस हो गई, लेकिन फिर भी रेस्टोरेंट अगर चार्ज कर रहा है तो क्या करेंगे, है ना। तो उसके लिए एट द लास्ट बताया जाता है कि आपके लिए रिड्रेसल मैकेनिज़्म क्या है, यानी आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या मिलेगा। तो मान लो फिर भी कोई कंज्यूमर है, अगर कोई कंज्यूमर है होटल रेस्टोरेंट में जाता है, उसके ऊपर सर्विस चार्ज फिर से लगाया जाता है, तो कहीं ना कहीं गाइडलाइंस का वॉयलेशन है। तो उसके लिए वो एक कंप्लेंट को लॉन्च कर सकता है एनसीएच पर। तो कंप्लेंट को लॉन्च किया जाएगा एनसीएच पर। ये क्या है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। तो आपको कोई हेल्पलाइन नंबर दिया गया है क्या, हाँ दिया गया है, वो है 1915, ठीक है ना। तो आपको वो हेल्पलाइन नंबर कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो सर आपको एग्जैक्टली हमारे आर्टिकल में आपको देखने को मिल जाता है वो नंबर 1915, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हो। तो ये नंबर आपको दिया गया है 1915 का, एग्जैक्टली ये देखो ये छुपा हुआ था पीछे नंबर, ठीक है ना। तो नोट डाउन कर सकते हो, हेल्प कर सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है, रेड्रेसल मैकेनिज़्म की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो पूरा आर्टिकल क्लियर हो चुका है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं, सिंपल से शब्दों में आपको क्लियर हो चुका है। बाकी एक रीडिंग मान लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे समझ में आ गया होगा, रीडिंग मारने की भी ज़रूरत नहीं है अगर टाइम नहीं है तो, ठीक है ना। चलो आते हैं अगले आर्टिकल पर या नेक्स्ट एडिटोरियल पर। अगला एडिटोरियल होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अच्छा ये चर्चा में क्यों है, पहले इसको समझते हैं, फिर उसके बाद आगे की कहानी को बढ़ाएंगे। देखो यहाँ पे बोला यह जाता है कि डार्क मैटर को लेकर एक एविडेंस हम लोगों को मिला है, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला है, और ये मिला है अमेरिका के अंदर में, यूएस में जो साउथ डकोटा है वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, और वहीं पर डार्क मैटर डिटेक्टर एक्सपेरिमेंट किया गया।
और उस डिटेक्टर का नाम है LUX ज़ैपलिन। ठीक है, LUX ज़ैपलिन यहाँ पर उसका नाम है। अच्छा, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? तो LUX ज़ैपलिन ये लिखा हुआ है। ये क्या है? ये एक डार्क मैटर डिटेक्टर है और इसी ने यहाँ पे डार्क मैटर को डिटेक्ट कर लिया है। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। देखो, हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं, ये आपको ही पता है, साइंटिस्ट कितनी सारे इंटरव्यूज़ में बोल भी चुके हैं कि हम लोग गॉड के अंदर बिलीव नहीं करते। ठीक है ना, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, हर चीज़ के पीछे भगवान नहीं, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। इस प्रकार की साइंटिस्ट की एक थिंकिंग देखने को मिलती है, वो यहाँ पे लॉजिक बता भी देते हैं, है ना। अब वैसे ही आपको कुछ एक लॉजिक देखने को मिलेगा। अगर आप लोग अंतरिक्ष में देखते हो, अंतरिक्ष में कह रहा हूँ, आसमान में देखते हो, तो आपको इस प्रकार से सितारे नज़र आते हैं, है ना। अब सितारे जब नज़र आते हैं तो आप थोड़ी देर तक बैठो, तो मैं कहूँगा आपको कुछ अजीब लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है? कहोगे नहीं। कुछ सोच रहे हो? नहीं सोच रहे हो। कभी कुछ थिंक किया है? नहीं सोचा है क्या कि भाई जो इतने सारे सितारे आपको देखने को मिल रहे हैं बादल के अंदर, ये आपस में टकरा क्यों नहीं रहे हैं, आपस में मिल क्यों नहीं रहे हैं? क्या कभी आपने सोच रहा है क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? कहोगे बहुत सारी जगह है यार, अपने दूर दूर रखे हुए हैं, है ना, नहीं मिल पा रहे हैं। नहीं मिल पा रहे तो नहीं मिल पा रहे, हमें क्या करना है? नहीं, देखो उसके पीछे का यहाँ पे साइंटिस्ट ने एक लॉजिक बताया है कि आखिरकार स्टार क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। क्योंकि दो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट आपको देखने को मिलती हैं। एक होता है डार्क मैटर और एक होती है डार्क एनर्जी। अब आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, पिछले साल अक्टूबर में चर्चा में था ये, फिर अब की बार इस साल अप्रैल में चर्चा में था। अप्रैल के मंथ में मैंने आपको बाकायदा समझाया है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में। चलो समझते हैं कि सर डार्क एनर्जी और डार्क मैटर क्या होता है। अच्छा, एक एक करके पॉइंट को अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ देखो, डार्क मैटर क्या है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको मैं कॉन्सेप्ट जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। डार्क मैटर अट्रैक्ट्स होल्ड्स गैलेक्सीज टुगेदर एंड डार्क एनर्जी रिपेल्स कॉजेज द एक्सपेंशन ऑफ आवर यूनिवर्स। ये डिफरेंस है डार्क मैटर डार्क एनर्जी में। ये लाइन अगर आप लोगों ने थोड़ी गहराई से सोची एक लॉजिकल वे में, तो यही मामला ख़त्म है, यही मामला ख़त्म है, ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया है। अच्छा, नहीं समझ में आया? चलो समझाते हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है? अभी मैंने आपसे क्या बोला, जितने भी स्टार हैं, सितारे हैं, उनके बीच में एक गैप आपको देखने को मिल रहा है। वो सब आपस में क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? वो आपस में इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि उनके बीच में साइंटिस्ट का बोलना है कि डार्क एनर्जी प्रेजेंट है, उनके बीच में डार्क एनर्जी प्रेजेंट है। और जो डार्क एनर्जी होती है वो रेपेल करती है, एक दूसरे को एक दूसरे से दूर फेंकती है। रेपेल मतलब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यहाँ पे इस तरीके से भागना। तो डार्क एनर्जी एक दूसरे को दूर करती है, यही डार्क एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है। और इसी डार्क एनर्जी की वजह से हमारा अंतरिक्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, डार्क एनर्जी की वजह से ही अंतरिक्ष एक्सपैंड हो रहा है। कैसे हो रहा है आपको बिग बैंग थ्योरी के थ्रू समझाऊंगा अभी मैं। तो ये तो आपने डार्क एनर्जी को समझा। अब सर डार्क मैटर क्या होता है ये बताओ। देखो, डार्क मैटर ये होता है, क्योंकि देखो अगर मैंने डार्क एनर्जी बता दी तो आप कहोगे सर गलत बता रहे हो, क्योंकि हमारे पास में काफ़ी सारे लॉज हैं जो कि अट्रैक्शन को लेकर बात करते हैं। ग्रेविटेशन फिर किस काम की हो गई? ग्रेविटेशन अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है, अट्रैक्शन हो रहा है, वहाँ पे चीज़ें एक दूसरे के पास खींच रही हैं, और आप कह रहे हो चीज़ें दूर होती हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी भी। डार्क एनर्जी के अंदर क्या होता है, चीज़ें रेपेल हो रही हैं इधर से उधर, यानी आपस से दूर भाग रही हैं। और डार्क मैटर क्या करता है, चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, गैलेक्सीज को होल्ड करता है। तो आपको दोनों ही एनर्जी प्रेजेंट देखने को मिलती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे अर्थ से यहाँ पे जो मून है वो इतनी दूरी पर है, अर्थ से मून यहाँ पे दूरी पर है। दूरी पर इसलिए क्योंकि बीच में यहाँ पर डार्क मैटर भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन दोनों को दूर करके रख रखा है। ठीक है ना। लेकिन आप कह सकते हो बीच में आपको डार्क एनर्जी भी देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर डार्क एनर्जी देखने को मिलती है यहाँ पर, डार्क एनर्जी ने जो कि दूर करके रख रखा है। लेकिन डार्क मैटर भी है जो कि आपस में क्लोज लाने के लिए जोर करता है, ग्रेविटी की तरह काम करता है या फिर अट्रैक्ट करता है आपस में। लेकिन डार्क एनर्जी के थ्रू ऐसा थोड़ी ना यहाँ पर जो ये चंद्रमा है वो डायरेक्टली यहाँ पे पृथ्वी पर उतर आएगा। डार्क मैटर डार्क एनर्जी दोनों ही आपको देखने को मिलती है, ध्यान में रखना। ठीक है ना। तो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। डार्क एनर्जी आपस में अट्रैक्ट करता है चीज़ों को, ठीक है ना, आपस में होल्ड करके रखता है, तभी तो पूरी गैलेक्सी यहाँ पे पूरी तरह से होल्ड करके रखी जा सकती है। उसके बाद में डार्क एनर्जी का काम यह है कि बीच में एक तरीके से चीज़ों को रेपेल करना।
ठीक है, बीच में गैप क्रिएट कर देता है, एक दूसरे को दूर फेंकता है। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है। तो डार्क मैटर को लेकर एक रिसर्च करी गई। डार्क मैटर को लेकर एक डिटेक्टर लगाया गया है। कहाँ पे लगाया गया है? यूएस के साउथ डकोटा के अंदर में। और यहाँ पे आप कह सकते हो मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर डिटेक्टर एक्सपेरिमेंट है जिसको किया गया पूरे दुनिया के अंदर में, और वो एक्सपेरिमेंट किया गया है लुक्स जैपलिन के थ्रू, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ एविडेंस पाए गए हैं डार्क मैटर के कि हाँ वाकई में डार्क मैटर प्रेजेंट है। आई होप आप लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से और सिंपल से शब्दों में समझा है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि दोनों ही अवेलेबल हैं, लेकिन अभी भी हम लोग को काफ़ी कुछ जानना है इस चीज़ के बारे में, ठीक है ना। डार्क मैटर के बारे में अभी भी काफ़ी सारी बातें जानने को बची हुई हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। डार्क एनर्जी के बारे में काफ़ी कुछ पता है हमें कि आपस में एक दूसरे से चीज़ों को अलग कर रही है, लेकिन डार्क मैटर के बारे में अभी भी बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर हैं। उसके बारे में लगातार हम लोग रिसर्चेस कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग अभी भी यहाँ पर चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, आप लोग इस पिक्चर को देखो तो आप कहोगे सर डार्क एनर्जी आपस में चीज़ों को पास में लेकर आती है, बिल्कुल सही है। डार्क एनर्जी चीज़ों को दूर भेजती है, बिल्कुल सही है, यानी रेपेल करती है डार्क एनर्जी। डार्क मैटर आपस में चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, लेकिन चीज़ें दूर ज़्यादा जा रही हैं, दूर ज़्यादा जा रही हैं। तो आपको ऐसा क्यों? क्योंकि डार्क एनर्जी का प्रेजेंस ज़्यादा है। हमारे यूनिवर्स का अगर हम लोग कंपोजिशन देखते हैं, पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड कैसे बना हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ। पूरे ब्रह्मांड में आप जितनी भी चीज़ें देख पा रहे हो, अपने सामने जितनी भी चीज़ें देख पा रहे हो, या अंतरिक्ष में पृथ्वी या कोई सा भी प्लेनेट आप लोग देख पा रहे हो, अपने आप को देख पा रहे हो, अपने सामने रखी हुई जितनी भी चीज़ें, एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें आप लोग देख पा रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ 5% है। हमारे यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हम देख सकते हैं, चाहे हमारे पूरी गैलेक्सी को देख सकें, पूरे अंतरिक्ष को देख सकें, वो सिर्फ और सिर्फ 5% हैं। बाकी 27% डार्क मैटर है और बाकी 68% डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी अभी भी बहुत ज़्यादा है, और डार्क एनर्जी की ज़्यादा होने का मतलब चीज़ों को ये एक दूसरे से दूर फेंकता है। तो मतलब यहाँ पर हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड भी होता जा रहा है। इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, वो है बिग बैंग थ्योरी। आपने सुना होगा बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी मतलब एक छोटा सा पहले गोला हुआ करता था, वो फटा, और उसके बाद में यहाँ पर ये यूनिवर्स की तरह एक तरीके से एक्सपैंड होता हुआ चला गया। तो बिग बैंग थ्योरी में यहाँ पे आप कह सकते हो छोटा सा गोला था, बिग बैंग हुआ, फटा, और धीरे धीरे यहाँ पर ये एक्सपैंड होता हुआ चला गया। और एक्सपैंड ये लगभग बिग बैंग कब हुआ करता था? ये बिग बैंग हुआ कब था? ये कब फटा था? लगभग यहाँ पे 15 बिलियन ईयर्स एगो की बात है, 15 बिलियन ईयर्स पहले की बात है। और उसके बाद से यहाँ पर इस प्रकार से एक्सपेंशन होता गया, और ये एक्सपेंशन होता गया। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसमें डार्क एनर्जी प्रेजेंट है जो कि चीज़ों को दूर भेज रही है, ठीक है ना। क्योंकि डार्क एनर्जी ज़्यादा है डार्क मैटर से, तो अट्रैक्शन कम हो रहा है और रिपल्शन जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बाकी जितनी भी चीज़ें हम लोग पूरे यूनिवर्स में देख सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 5% आपको देखने को मिलती हैं। वो सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में समझाई गई। आई होप आप समझ चुके हो, कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं है। तो वो इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दी गई है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया डार्क वो जितनी भी चीज़ आप लोग देख पा रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ 5% है। डार्क मैटर को डिटेक्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट लगाया गया। डार्क मैटर क्या होता है, अभी भी इसको रिसर्चेस की जा रही हैं। डार्क एनर्जी क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने इस पर्टिकुलर एडिटोरियल से कवर कर ली हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया? चलो जी आगे बढ़ते हैं। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है लिखित में वो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया। डार्क एनर्जी, डार्क मैटर क्या है, ये डार्क एनर्जी एक बिग बैंग थ्योरी हुई थी 15 बिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद से लगातार जो हमारा यूनिवर्स है वो बढ़ता जा रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। एक्सपैंड होने का पीछे का रीज़न यहाँ पर डार्क एनर्जी जो है वो प्रेजेंट है। तो डार्क एनर्जी को लेकर हमारे पास में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है। डार्क मैटर को लेकर इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको लेकर हम लोग रेगुलर बेसिस पर रिसर्चेस जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था, काफ़ी मुश्किल से यहाँ पे मुझे लगता है समझ में आया होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। इतना भारी कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है, ठीक है ना। बाकी देखते हैं यहाँ पे, देखो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आज डेफिनेटली इस आर्टिकल को स्किप करने वाले हैं। चलो आगे आते हैं। देन हमारे पास में इंडियन एक्सप्रेस को लेकर कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे कि आपको ये देखने को मिलेगा। ये मिशन वत्सल्या के बारे में चर्चा करता है, डिस्कस करेंगे, एक अच्छा आर्टिकल है। उसके बाद में यहाँ पे चर्चा करता है बैंक बोर्ड्स ब्यूरो के बारे में, इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देन उसके बाद में बिजनेस स्टैंडर्ड का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये बात करता है ओडिशा की जो रैंक है वो नंबर 1 है इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में। तो ये क्या है, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग इसी वाले एडिटोरियल से स्टार्ट कर लेते हैं।
सेंटर रिलीज चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम गाइडलाइंस, आस्क स्टेट्स टू नॉट टेम्पर विद द नेम। इसका मतलब क्या है, चलो एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग ये देखोगे मिशन वत्सल्या, नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा। आज हम लोग इसको थोड़ा डिटेल से कवर करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर हर साल कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन आते हुए नज़र आते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, न्यूज़ क्या है, उसको समझते हैं। न्यूज़ ये है कि हमारी केंद्र सरकार ने अभी कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं सभी राज्यों के लिए, और वो गाइडलाइंस है मिशन वत्सल्या चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम को लेकर। तो मिशन वत्सल्या का फोकस किस चीज़ को लेकर है, चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर, बच्चों को लेकर यहाँ पे आप कह सकते हो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। सर गाइडलाइंस जारी करी हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो गाइडलाइंस क्या है उसको समझना है हमें। तो इन नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बताया गया कि देखो जो भी राज्य हैं, जो भी स्टेट्स हैं, वो इस स्कीम का जो ओरिजिनल नाम है वो चेंज नहीं कर सकते। यानी कि सेंटर गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से पैसा ज़्यादा लेने के लिए, ज़्यादा फंडिंग के लिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्कीम का नाम चेंज कर दे, तो स्कीम का नाम चेंज नहीं किया जाएगा, पहला गाइडलाइन के अंदर ये बताया गया। दूसरा यहाँ पे बोला गया स्टेट्स के पास में जो भी पैसा आएगा, जो भी पैसा दिया जाएगा इस मिशन के तहत, वो सारा पैसे को पहले एक अप्रूवल मिलेगा मिशन वत्सल्या प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड से। तो ये जो बोर्ड है ये अप्रूवल करेगा, देन उसके बाद में ये जो पैसा है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को। देन उसके बाद में यहाँ पे बोला गया ये जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट की जाएगी एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी का एक काफ़ी बड़ा रोल रहने वाला है। यानी कि जो पैसा शेयर किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि इस स्कीम को हम लोग राज्यों में जब लागू करेंगे तो सारा पैसा केंद्र सरकार ही खर्चेगी, ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पे फंडिंग पैटर्न कैसा होगा, एक शेयरिंग पैटर्न होगा, यानी फंड को शेयर किया जाएगा। 60% पैसा खर्चा जाएगा केंद्र सरकार के थ्रू और 40% पैसा खर्चा जाएगा राज्य सरकार के थ्रू। तो 60:40 का रेशियो रहने वाला है। इसके तहत यहाँ पर इस प्रकार से इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर पैसा खर्चा जाएगा। उसके बाद में बाकी कुछ और 8 स्टेट्स की बात की जा रही है। नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है उसके अंदर आपको 8 स्टेट्स देखने को मिलेंगे, फिर साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी ये आपको कुछ हिली एरियाज़ देखने को मिल जाते हैं। नाउ ये जो हिली एरियाज़ हैं, इन हिली एरियाज़ के अंदर फंडिंग पैटर्न कैसे होने वाला है, तो इस मिशन वत्सल्या स्कीम के अंदर में हिली एरियाज़ को लेकर जो फंडिंग होगी वो 90:10 के रेशियो में होगी, यानी 90% हमारी केंद्र सरकार खर्चेगी और 10% हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ खर्चेंगे, ठीक है ना, जो भी हिली एरियाज़ के अंदर आ रहे होंगे। तो ये बात है। प्लेन एरियाज़ के अंदर 60:40 का रेशियो रहेगा और हिली एरियाज़ के अंदर 90:10 का रेशियो रहेगा। इस प्रकार से पैसा खर्चा जाएगा। बाकी जो ये मिशन वत्सल्या स्कीम है इसके अंदर क्या होने वाला है कि आप देख पाओगे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दोनों यहाँ पर हेल्पलाइन सर्विस को एग्जीक्यूट करेंगे। हेल्पलाइन सर्विस लागू होगी, 24/7 हेल्पलाइन सर्विस अवेलेबल रहेगी बच्चों के लिए, बच्चों को एक प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है। फिर साथ ही साथ में एक और गाइडलाइन जारी करी गई है कि यहाँ पे आप कह सकते हो सपोर्ट दिया जाएगा सारा को। अब सारा यह है स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, ठीक है ना। सारा के साथ साथ CARA को भी सपोर्ट दिया जाएगा। तो ऊपर SARA है सारा और नीचे है CARA, दैट इज़ सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। देखो ये जो सारा है S वाला, ये यहाँ पर स्टेट के लेवल पर काम करता है। यानी कोई बच्चे को गोद लेना चाहता है, बच्चों को अडॉप्ट करना चाहता है तो पहले सारा से अप्रूवल लेना होता है। फिर साथ ही साथ में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी अप्रूवल देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो आता है वो आता है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, दैट इज़ CARA। तो दोनों का यहाँ पर अप्रूवल चाहिए होता है अगर किसी को अडॉप्शन करना है, किसी को बच्चे को गोद लेना है तो यहाँ पे बोला गया ये भी अच्छे से काम करेंगे और ये कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करके वर्क करेंगे दोनों बॉडीज़। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो अडॉप्शन है उसके प्रोसेस को भी यहाँ पे कंट्री के अंदर एक अच्छे से प्रोटेक्शन दी जाएगी। उसके बाद में क्या मेंशन किया जाता है, ये जो मिशन है इस मिशन का प्लान यह है कि अच्छे से हम लोग बच्चों को प्रोटेक्शन दे सकें, या फिर काफ़ी सारे बच्चे जिनको त्याग दिया गया है या फिर यहाँ पे उनकी तस्करी की गई है उनको हम लोग एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकें। फिर उसके बाद ये बोला गया काफ़ी सारे बच्चे जो इस प्रकार से रहने वाले हैं वो कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। कुछ स्पेशल नीड्स वाले बच्चे भी होंगे तो उनको हम लोग रखेंगे अलग अलग जेंडर बेस्ड पर, यानी कि अलग अलग घरों में रखा जाएगा जेंडर के बेसिस पर। अलग अलग सेपरेट होम्स होंगे, ऐसा ही बोला गया। ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन के लिए भी यहाँ पे सेपरेट होम्स होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी बोला गया कि जितने भी बच्चे होंगे, अब ऑब्वियस ही बात है ये बच्चे अलग अलग चीज़ों को सफ़र करके आए हैं तो इनको अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत है। ये स्कूल भी नहीं गए, ठीक है, तो मेंटल डिसेबिलिटी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसी वजह से यहाँ पर इन बच्चों को
क्या होगा, इस मिशन वत्सल्य स्कीम के तहत ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये बच्चों को एजुकेटर्स प्रोवाइड करवाएंगे, यानी कुछ टीचर्स होंगे, थेरेपिस्ट होंगे, नर्सिस होंगी, जो कि इन बच्चों का पूरी तरह से ध्यान रखने वाली हैं। ठीक है ना। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे कुछ ओपन शेल्टर्स वगैरह को बनाया जाएगा हमारी राज्य सरकार के थ्रू, ताकि इस बच्चों को, जो खासकर बच्चे की ट्रैफिकिंग की गई है, जिसकी तस्करी हुई है या फिर काम करने वाले बच्चे हैं, उन सबको एक सपोर्ट मिल सके। यानी काफ़ी सारे बच्चे जो भीख मांग रहे हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें जो देखने को मिल रही है, उनको सपोर्ट करने के लिए मिशन वत्सल्य काम करता है। फिर एट द लास्ट इस स्कीम के अंदर एक और गाइडलाइन जारी करी गई है, वो है फाइनेंशियल सपोर्ट की। तो पैसे का सपोर्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा बच्चों को, उन बच्चों को जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कह सकते हो काफ़ी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, तो उनको एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ नीड्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ऐसा यहाँ पे बोला गया इस पर्टिकुलर गाइडलाइन के अंदर। तो ये सारी गाइडलाइन यहाँ पे सरकार की तरफ से रिलीज़ करी गई हैं। तो ये सब मिशन वत्सल्य के अंदर किया जा रहा है। अब सर क्वेश्चन यह है कि मिशन वत्सल्य है क्या, अभी भी हम लोगों को एक अच्छे से क्लैरिटी मिली नहीं है। तो मिशन वत्सल्य के बारे में जान लेते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया 2009 से पहले की बात है। साल 2009 से पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट था, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर 3 स्कीम्स को लागू किया बच्चों के लिए। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों के लिए लागू किया ताकि बच्चों को एक तरीके से हम लोग एक प्रोटेक्शन दे सकें। और ये स्कीम्स हम लोग लेकर आए थे, अलग अलग स्कीम्स लेकर आए थे, ये तीनों नाम देखने को मिलेंगे। लेकिन साल 2010 में क्या होता है, इन सबको मर्ज कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है एक सिंगल प्लान के अंदर, जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के नाम से जानते हैं। फिर उससे भी काम नहीं चलता, तो साल 2017 में आप कह सकते हो वापस से नाम चेंज किया जाता है, और फिर उसके बाद में साल 2021-22 के अंदर वापस से नाम चेंज किया जाता है। बार बार नाम चेंज करते हैं, और साल 2021-22 में एट द लास्ट हम लोग इसको मिशन वत्सल्य के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अब मिशन वत्सल्य के बारे में जानें तो बेसिकली एक अम्ब्रेला स्कीम है, यानी बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए ये हमारे देश में काम करती है। इस मिशन आप कह सकते हो मिशन के अंडर में काफ़ी कुछ किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे आप कह सकते हो मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग किस प्रकार से केयर प्रोवाइड करवा सकते हैं, वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो अम्ब्रेला स्कीम एक बड़ी सी स्कीम है जो कि बच्चों के प्रोटेक्शन के सर्विसेज को लेकर वर्क करती है। इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यही है कि बच्चों का जो चाइल्डहुड है, जो सफ़र कर रहे हैं, हर एक बच्चे का जो चाइल्डहुड है हमारे देश के अंदर में, उसको हम लोग सिक्योर कर सकें, उसको हम लोग हैप्पीनेस प्रोवाइड करवा सकें। तो ये सारे चेंजेस मिशन वत्सल्य के अंदर किए गए। इसके ऊपर ये एडिटोरियल था, तो आई होप आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से और सिंपल से शब्दों में इसको समझ लिया है। ठीक है ना। चलो आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट पर्टिकुलर आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से इसको रिलेट आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे चर्चा की जा रही है BBB के बारे में, बैंक बोर्ड्स ब्यूरो के बारे में, और FSIB के बारे में। ये दोनों बॉडीज़ क्या हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इस आर्टिकल को क्यों लिखा गया वो भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस आर्टिकल के अंदर आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, है ना, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टैटिक डेटा प्रोवाइड करवा रहा हूँ। वो स्टैटिक डेटा कैसा रहेगा वो भी आप लोग देख पाओगे। ठीक है ना। चलो पहले हम लोग कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, आखिरकार कॉन्टेक्स्ट क्या निकल कर आता है। देखो सर, कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर यह है कि जो कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमेटी है, कौन सी, कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमेटी, इन्होंने यहाँ पर अभी रिसेंटली एक सरकारी रिजोल्यूशन को पास किया, और वो रिजोल्यूशन ये पास किया गया है कि एक नई बॉडी बनाई जा रही है, और उस बॉडी का नाम है FSIB, दैट इज़ फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। अब एक नई बॉडी बनाई जा रही है FSIB। FSIB कौन सी बॉडी को रिप्लेस करके बनाई जा रही है, इससे पहले कोई बॉडी थी क्या? हाँ, FSIB से पहले यहाँ पर BBB हुआ करती थी, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, तो इसको रिप्लेस करके FSIB को बनाया जा रहा है। तो सर क्वेश्चन ये है कि इनका काम क्या है, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो सारे के सारे नई चीज़ें जारी करी गई हैं, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू यहाँ पे काम किया गया। पहले हम लोग समझेंगे FSIB क्या है, जो बॉडी बनाई जा रही है, इसका काम क्या होगा। फिर उसके बाद में हम लोग BBB के बारे में भी समझेंगे कि वो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो क्या है। तो जो फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो है, दैट इज़ FSIB, मैं FSIB और BBB ही बोलूँगा, वरना पूरा पूरा बोलने में थोड़ी दिक्कत होने लगेगी। तो जो FSIB आपको देखने को मिलता है, इसका काम ये होगा कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती है, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीफ्स होते हैं। उन चीफ्स को सेलेक्ट करने का काम पहले BBB किया करता था। अब BBB बॉडी रही नहीं, तो अब यहाँ पे बनाई जा रही है FSIB। तो FSIB अब ये काम संभालेगा। तो FSIB हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज के चीफ को सेलेक्ट करने का काम करेगा।
दूसरा, एफएसआईबी की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो ये कुछ गाइडलाइंस वगैरह यहाँ पर इशू करेगा ताकि हम लोग क्या कर सकें, हमारा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो अच्छे से चल सके। ठीक है ना। तो गाइडलाइंस ये जारी करेगा, कुछ मैनेजर्स को सेलेक्ट करने का काम करेगा, डायरेक्टर्स को सेलेक्ट करने का काम करेगा, जनरल इंश्योरेंस को सेलेक्ट करने का काम करेगा। यानी कि जो भी हमारी फाइनेंशियल बॉडीज़ हैं उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो जो हेड होता है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करने का काम एफएसआईबी करेगा। फिर मेंशन किया जाता है कि एफएसआईबी अपने आप में एक सिंगल कंपनी रहने वाली है जो कि क्या करेगी, कुछ रिकमेंडेशंस देगी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ WTD, यानी जो होल टाइम डायरेक्टर हैं, होल टाइम डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए भी यहाँ पर एफएसआईबी रिकमेंडेशन देगा। अभी हमने देखा पब्लिक सेक्टर बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के चीफ को भी सेलेक्ट करने का काम करेगा, साथ ही साथ में WTD के डायरेक्टर को अपॉइंट करने का भी काम यहाँ पर करेगा, उसके अंदर रिकमेंडेशन ये देगा। ठीक है। फिर उसके बाद में आप कह सकते हो और भी जो इम्पोर्टेंट लोग हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर, इंडिया प्राइवेट कंपनी लिमिटेड के अंदर में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर में, उन सभी लोगों को अपॉइंट करने का काम यहाँ पे, उन सभी लोगों को अपॉइंट करने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस जो हैं वो एफएसआईबी के थ्रू दी जाएंगी। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब उसके बाद में देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात, एफएसआईबी का एक चेयरमैन होता है, ये आपसे डायरेक्टली प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। तो एफएसआईबी के चेयरमैन कौन है? तो इस कमेटी ने यहाँ पे आप कह सकते हो अभी अपॉइंट कर लिया भानु प्रताप शर्मा को। तो भानु प्रताप शर्मा करेंट टाइम पे इस बॉडी के चेयरमैन बन चुके हैं, और जो पहले BBB हुआ करती थी ना, उसी BBB बॉडी के चेयरमैन हुआ करते थे भानु प्रताप शर्मा, जो कि अब यहाँ पे इस एफएसआईबी के बन चुके हैं। तो ये बात हो गई, आपने समझ लिया एफएसआईबी को लाया जा रहा है, उसका काम क्या होगा वो आपने अच्छे से समझ लिया। अभी हमने बड़ी देर से पब्लिक सेक्टर बैंक किया कि पब्लिक सेक्टर बैंक के चीफ को सेलेक्ट करने का काम एफएसआईबी करेगा। सर ये पब्लिक सेक्टर बैंक होते क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं जहाँ पे जो हमारी सरकार है वो एक बहुत बड़ा शेयर को होल्ड करके रखती है। यानी कि एसबीआई का एग्जाम्पल लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर बैंक है क्योंकि उस पर्टिकुलर बैंक के अंदर सरकार ने लगभग 60% के आसपास के शेयर्स को होल्ड कर रखा है। उस पर्टिकुलर बैंक के जो शेयर्स है वो ज़्यादातर सरकार के पास में है, तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाती है। ठीक है ना, आगे आते हैं। तो एक तो हमने पब्लिक सेक्टर बैंक की काफ़ी चर्चा की थी, दूसरा हम लोगों ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की काफ़ी चर्चा की है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है, तो आप कह सकते हो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये अपने आप में एक अम्ब्रेला टर्म है, एक बहुत बड़ा टर्म है। इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टर्म के अंडर में बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, लोन्स, डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे, इन सारी चीज़ों को लेकर जो काम करने वाली अलग अलग कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर में आती हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल हो गया नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फिर उसके बाद में एग्जिम बैंक हो गया, नाबार्ड हो गया। ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनीज आपको देखने को मिलती हैं। और ध्यान रखना, भारत के अंदर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको रेगुलेट और सुपरवाइज किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। ठीक है ना। अब एफएसआईबी जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर्स को भी क्या करेगा, चीफ्स को भी यहाँ पे सेलेक्ट करने का काम करेगा। ये हमने डिस्कस कर लिया। अभी आपने एफएसआईबी को समझा, पब्लिक सेक्टर बैंक को समझा, और साथ ही साथ में आप लोगों ने समझा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। अब ये समझते हैं कि एफएसआईबी से जो पहले बॉडी हुआ करती थी BBB नाम की, दैट इज़ बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, ये क्या थी, इसका काम क्या था। देखो, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो को बनाया गया था एक कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर। वो पीजे नायक कमेटी थी, उसका एक रिकमेंडेशन था। उसके बाद में इस BBB पर्टिकुलर बॉडी को हमने बनाया, सरकार ने बॉडी को बना लिया था। और इस बॉडी का काम क्या था, अगेन इस बॉडी का भी वही काम था कि पब्लिक सेक्टर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर्स को यहाँ पे अपॉइंट करने का, जो कि काम अभी एफएसआईबी के पास में आ चुका है। तो जो ट्रिपल बॉडी थी वो बेसिकली एक ऑटोनोमस रिकमेंडेशन बॉडी थी कि किसको अपॉइंट करना है, किसको अपॉइंट नहीं करना, उसको लेकर रिकमेंडेशन देती थी। दैट इज़ वाई एक रिकमेंडेशन बॉडी थी। प्लस यहाँ पे जो ये बैंक बोर्ड्स ब्यूरो है, ये एक पब्लिक अथॉरिटी हुआ करती थी, जिसको डिफाइन किया गया था राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर में। क्लियर हो गया। तो ये सारी बातें आपको BBB के तहत देखने को मिल जाती हैं। लेकिन होता क्या है, इस बॉडी के अंदर काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं, और उसी प्रॉब्लम्स की वजह से जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो क्या करता है, इस BBB की जितनी भी पावर्स होती हैं उनको स्ट्रक डाउन कर देता है।
जितनी भी पावर्स होती है ट्रिपल बी की वो स्ट्रक डाउन कर देता है, वो ख़त्म कर देता है। तो ट्रिपल डी अब यहाँ पे डायरेक्टर्स को सेलेक्ट नहीं कर सकता, चीफ को सेलेक्ट नहीं कर सकता। तो इसी के बाद में ट्रिपल बी को हटाकर इसी वजह से एफएसआईबी बॉडी को बनाया गया। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर आर्टिकल को समझ लिया है। अब यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था 2019 में, ये आप देखो क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ में डिस्कस भी किया था। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सेलेक्टेड बाय, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो चेयरमैन हैं वो किसके थ्रू सेलेक्ट किए जाते हैं। ऑप्शन ए बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या फिर ऑप्शन डी मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न बैंक। तो उस समय के हिसाब से बैंक्स बोर्ड ब्यूरो इसका जो करेक्ट आंसर था, है ना, ए इसका करेक्ट आंसर था। लेकिन अब यहाँ पर चीज़ें बदल गई हैं, तो अब इसका ये करेक्ट आंसर नहीं रहेगा। अब यहाँ पे इस बॉडी को स्ट्रक डाउन कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। अब एक नई बॉडी देखने को मिलेगी, दैट इज़ FSIB। ठीक है ना। आगे आते हैं अगले पर्टिकुलर एडिटोरियल की तरफ। बिजनेस स्टैंडर्ड का बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है और ये चर्चा करता है NFSA एक्ट के बारे में। तो एक और इम्पॉर्टेंट एक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखो NFSA एक्ट कितना कारगर साबित हुआ, इसको लेकर एक रैंकिंग तैयार की गई है जिसमें ओडिशा की नंबर 1 रैंकिंग है। ओडिशा ने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है, वो सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। चलो इसको भी हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। अब एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, कॉन्टेक्स्ट क्या है, पहले हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, यानी न्यूज़ में क्या है, ये न्यूज़ में क्यों देखने को मिला। होता क्या है, स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 इसको रिलीज़ किया जाता है। यानी स्टेट रैंकिंग इंडेक्स जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आया गया था, इस एक्ट को कौन कौन से राज्यों ने कितने अच्छे से लागू किया है, इसको लेकर एक इंडेक्स तैयार किया गया। और उस इंडेक्स का जो फर्स्ट एडिशन है वो बेसिकली अभी रिलीज़ किया गया है। इसी वजह से ये जो इंडेक्स है काफ़ी चर्चा में है। नाउ क्वेश्चन ये है कि इंडेक्स ये सारा का सारा किस चीज़ के बारे में है। तो इंडेक्स उसी चीज़ के बारे में है कि किस प्रकार से जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ये हमारे पूरे देश भर में इसका स्टेटस क्या है, कैसा प्रोग्रेस देखने को मिला, किस प्रकार से हमारे राज्यों के अंदर यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है ना। तो ये सारी बातें अभी बताई जा रही हैं। अब अगर हम लोग इस इंडेक्स को देखें तो इसने पूरी तरह से फोकस किया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की तरफ। अभी इस इंडेक्स के अंदर क्या हुआ है वो सारी बातें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आखिरकार क्या है, क्योंकि इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि ये समझोगे नहीं तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है क्या। देखो, इस बॉडी को नोटिफाई किया गया था 10 सितंबर 2013 में। इस बॉडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना इन ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच, यानी कि हम सभी लोगों के लिए यहाँ पे एक अफोर्डेबल खाना मिल पाए, वो चीज़ प्रोवाइड करवाने का काम करता है। वो चीज़ प्रोवाइड करवाने का ऑब्जेक्टिव है नेशनल फूड सिक्योरिटी का। ठीक है ना। अब ये कैसे करता है, ये आपको एक अच्छी क्वांटिटी में और एक अफोर्डेबल फूड, यानी कि अच्छी क्वांटिटी में प्लस यहाँ पे इतना अफोर्डेबल हो कि आप 3 रुपये 4 रुपये पर केजी के हिसाब से उस खाने को खरीद पाओ। ठीक है ना। तो ये चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं NFSA के थ्रू। इस एक्ट के तहत ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है। आज के टाइम पर ये जो NFSA है ये हमारी जो गांव की जनसंख्या है उसको 75% तक कवर करता है और जो शहर वाली जनसंख्या है उसको 50% तक कवर करता है। अब ये कैसे कवर करता है, आपको राशन मिलता है ना। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है, जो सरकार है हमारी वो फार्मर से MSP के रेट पर क्रॉप्स को खरीदती है और आपको सस्ते दाम में बेचती है। तो वही चीज़ आप कह सकते हो इसी राशन वाले सिस्टम से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर में ही यहाँ पर NFSA काम करता है। NFSA यहाँ पे हमारी काफ़ी बड़ी जनसंख्या को सस्ते दाम में खाना अनाज प्रोवाइड करवाता है। अब कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए, तो जो भी यहाँ पे आप कह सकते हो हाउस होल्ड्स हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर कवर हो रहे हैं वो सब एलिजिबल हैं। उसके बाद में कुछ घर होते हैं जो कि अंत्योदय अन्न योजना के अंडर में हैं। तो अंत्योदय अन्न योजना के अंदर में जो भी हाउस होल्ड्स हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। उन लोगों को यहाँ पे खाना ये राशन प्रोवाइड करवाया जाता है। अब इसके अंदर होता क्या क्या है, देखो जो भी राशन ले रहा है उसको 5 किलोग्राम अनाज दिया जाता है पर पर्सन के हिसाब से पर मंथ। हर महीने 5 किलोग्राम आपको राशन मिलता है और उसमें चावल गेहूँ या फिर कुछ सस्ते अनाज मिल जाते हैं जिनका रेट लगभग 3 रुपये पर केजी, 2 रुपये पर केजी या फिर 1 रुपये पर केजी के हिसाब से होता है। जो करेंट टाइम पे आपको अंत्योदय अन्न योजना देखने को मिलता है, जो भी इस पर्टिकुलर योजना के अंडर में घर आते हैं उनको यहाँ पे क्या मिलता है, उनको लगभग यहाँ पे आप कह सकते हो 35 kgs ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं पर हाउस होल्ड पर मंथ।
ठीक है ना। हर महीने आपको एक घर के अंदर 35 किलोग्राम तक अनाज प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि अंत्योदय अन्न योजना के अंदर में कवर होते हैं। साथ ही साथ में इसी एक्ट के अंदर में और क्या बेनिफिट दिया जाता है कि मान लो कोई प्रेग्नेंट वेमेन है तो उनको यहाँ पे 6,000 रुपये तक के बेनिफिट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। साथ ही साथ में कोई लैक्टेटिंग मदर है, यानी कि अपने माँ को दूध पिला रही है, वो कोई इस सिचुएशन में है, तो उसको भी यहाँ पे ये बेनिफिट्स दिए जाते हैं। बाकी कुछ जो 14 साल के बच्चे हैं उनको भी यहाँ पे कुछ खाना प्रोवाइड करवाया जाता है, मील्स प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत की जाती है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मैंने आपको बता दिया, इसको लाया गया 10 सितंबर 2013 में। तब से अब तक किस प्रकार से इसने काम किया है उसको लेकर एक इंडेक्स आया है। उस इंडेक्स के अंदर बताया गया कि भैया कि कौन से राज्य ने सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया है। अब सबसे बेहतर परफॉर्मेंस को लेकर भी अलग अलग कैटेगरीज बांटी गई हैं। सबसे पहली आपको कैटेगरी देखने को मिलेगी जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के अंदर जो ओडिशा है इसकी फर्स्ट रैंक देखने को मिलती है। जनरल कैटेगरी के अंदर ओडिशा पहला राज्य है जिसने NFSA एक्ट को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है, सभी लोगों को राशन प्रोवाइड करवाया है। ओडिशा के बाद में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद में आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। ये हो गई जनरल कैटेगरी की बात। अब बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी की। तो स्पेशल कैटेगरी में आपको त्रिपुरा देखने को मिलेगा। त्रिपुरा की रैंक आपको टॉप देखने को मिलेगी। त्रिपुरा के बाद में मतलब त्रिपुरा को एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंदर रखा हुआ है, टॉप मारा है उसने पूरे के पूरे त्रिपुरा ने। फिर त्रिपुरा के बाद में आप कह सकते हो हिमाचल प्रदेश और सिक्किम आपको सेकेंड और थर्ड प्लेस पर देखने को मिलेगा स्पेशल कैटेगरी वाले एरिया में। फिर वर्स्ट परफॉर्मर की बात करें जो कि मतलब सबसे बेकार परफॉर्मेंस दिए हैं, तो सबसे बेकार परफॉर्मेंस देने वाले आपको ये कुछ राज्य देखने को मिलेंगे, जैसे पंजाब है, हरियाणा है और दिल्ली है। ये यहाँ पर आपको कुछ बॉटम स्टेट्स देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार रहा है इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लेकर। अब क्वेश्चन यह है कि इस इंडेक्स का इंपॉर्टेंस क्या रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ देखो, हमें पता ये चलती है कि जिन्होंने भी टॉप किया है उन्होंने बहुत अच्छे से अपने यहाँ पर चीज़ों को डेवलप कर लिया है, चीज़ों का डिजिटाइजेशन कर लिया है, आधार लिंकिंग के ऊपर काम किया है, जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है वो इंस्टॉल हो चुकी हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से काम चल रहा है, लोगों को राशन मिल रहा है, चीज़ें जो भी बदल रही हैं वो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। तो ये काम हो रहा है, ऐसा यहाँ पर पता चलता है इन सारे स्टेट से जिन्होंने टॉप किया। लेकिन यहाँ पे जो भी बॉटम पर हैं वहाँ पे आप कह सकते हो उनको एक सुधार की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे आप कह सकते हो। अब इस इंडेक्स का एक और इम्पोर्टेंस ये भी है कि जब एक राज्य एक दूसरे के पास में है, जब एक दूसरे से आगे निकलना चालू होंगे ना, तो एक हेल्दी कंपटीशन बढ़ेगा, तो सब अपने यहाँ पर परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के ऊपर थोड़ा सा जोर देंगे, तो ये भी एक फ़ायदा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई। बाकी ओडिशा की रैंकिंग मैटर क्यों करती है, देखो ओडिशा ने इस पूरे नेशनल फूड सिक्योरिटी को अडॉप्ट किया था 2015 में, 2014 में आ चुका था, 2015 में अडॉप्ट किया, और आज के टाइम पर बहुत अच्छे से ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वहाँ पे काम कर रहा है, लोगों को राशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसी वजह से ओडिशा की रैंकिंग मैटर करती है। बहुत सारे लोग बेनिफिशरीज आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि राशन कार्ड के अंदर कवर करवा दिए गए हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ओडिशा के अंदर में क्या होता है, पिछले साल जुलाई 2021 से जो वन नेशन वन राशन कार्ड प्रोग्राम है वो भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। मतलब कि आपके पास में एक राशन कार्ड होगा और अगर आप लोग यहाँ पे किसी राज्य को बदल रहे हो तो भी आप आराम से राशन ले पाओगे, पहला ऐसा नहीं था, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। आई होप आप लोगों ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को समझा प्लस इसकी रैंकिंग को अच्छे से समझा। अब मैं आपको कुछ और एडिटोरियल्स दिखाता हूँ। नाउ देखो, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर एडिटोरियल ये देखने को मिलेगा, ये काम का नहीं है, पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में चर्चा करता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, पूरा पॉलिटिक्स से भरा पड़ा है। तो ये पॉलिटिक्स वाले जो आर्टिकल है हमारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। उसके बाद एक एडिटोरियल आपको ये देखने को मिलेगा, ये बात करता है किस चीज़ के बारे में, ये बात करता है अभी G20 की जो फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुई है उसके बारे में। चलो डिस्कस कर लेते हैं आखिरकार क्या क्या इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर दी गई है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि अगर आप लोग देखोगे अभी 7 जुलाई की बात है, 7 जुलाई को एक मीटिंग की जाती है, ये द हिंदू का एडिटोरियल है, आपको दिख रहा होगा। खास इंपॉर्टेंट नहीं आ रहे हैं जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करे। देखो अभी जो हमने 3 एडिटोरियल पहले डिस्कस करें इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस स्टैंडर्ड के, वो ऐसे हैं बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड, यहाँ एग्ज़ाम के अंदर सवाल मिलता ही मिलता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लेकर मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। और बैंक बोर्ड ब्यूरो वाला आपने समझ लिया कितना इंपॉर्टेंट था। बाकी उसके बाद मिशन वत्सल्य, ये भी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो कुछ टाइम पहले चर्चा में आया, तो डेफिनेटली इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। चलो फिलहाल इस वाले पर्टिकुलर एडिटोरियल को भी हम लोग समझते हैं। कौन सा वाला आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल हमारा। देखो यहाँ पे क्या बोला जाता है, 7 जुलाई को मीटिंग होती है बिटवीन द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब और साथ ही साथ में चाइनीज़ काउंटर पार्ट वांग यी।
तो G20 की मीटिंग तो चलती है। G20 मीटिंग के अलावा यहाँ पे हमारे और चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आपस में मिलकर बातचीत करते हैं। अब ऑथर ने यहाँ पर बोला यह है कि देखो, इंडिया के जो रिलेशन है चाइना के साथ में वो अपने आप में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम में चल रहे हैं 2020 से ही जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पे लगातार टेंशन्स बनी हुई है, और उसी टेंशन्स की वजह से रिलेशंस जो हैं वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड अभी तक हमारे जो हैं वो ख़राब चलते हुए नज़र आ रहे हैं। वो चीज़ें यहाँ पर ऑथर ने मेंशन करी है। हालांकि यहाँ पर ये मेंशन करते हैं कि देखो, चाइना की साइड से अगर आप लोग देखोगे तो गलतियाँ पे गलतियाँ हुई हैं और चाइना इन रिलेशन को सुधारना नहीं चाहता है। क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस करें तो हम इस फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में सोच रहे थे कि बातचीत करेंगे और इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाल कर लेकर आएंगे, लेकिन चाइना ने ज़्यादा जोर दिया नहीं है इस पूरे के पूरे बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर। वो इस आर्टिकल में समझाया गया, ठीक है ना। चाइना की साइड से ज़्यादा जोर दिया नहीं गया है इस पूरे के पूरे चीज़ों को समझाने के लिए। आप लोग PDF में भी रीड कर सकते हो। यार ये छोटी सी जगह है, पेन चलाना बहुत मुश्किल होता है, इस वजह से मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर चीज़ें एडिटोरियल से समझा रहा हूँ। अब उसके बाद में और क्या बताया गया, देखो यहाँ पे और ये बोला जाता है कि जब आप लोग देखोगे मीटिंग होती है तो मीटिंग में चाइना की साइड से कोई जोर नहीं दिया गया, ठीक है, इसको हम लोग कवर कर चुके हैं। देन उसके बाद में आप ये देखोगे कि अभी जो चाइना की साइड से एक और बातचीत की गई थी, इंडिया चाइना के कमांडर के लेवल की जो मीटिंग है वो चल रही हैं। इंडिया के और साथ ही साथ चाइना के जो कमांडर होते हैं वो आपस में मिलकर बातचीत करते हैं, ठीक है ना। बातचीत कर रहे हैं ताकि रिजोल्यूशन कर सकें, जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर सकें। लेकिन जब आप लोग देखते हो कि अभी रिसेंटली एक मीटिंग और होती है और वो मीटिंग फेल मार जाती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे चाइना की साइड से तैयारी नहीं है, मतलब आप कह सकते हो कि बिल्कुल भी जोर नहीं दिया गया कि हम लोग इस पूरे मामले को ठीक कर सकें। तो जो लास्ट राउंड की मीटिंग हुई थी इंडिया चाइना के बीच में, लगभग आप कह सकते हो 11 मार्च को हुई थी वो, तो दोनों ही यहाँ पे आप कह सकते हो मीटिंग जो है वो फेल हो चुकी थी। यहाँ पे आप कह सकते हो क्या होता है कि जो डिसएंगेजमेंट को लेकर बात की जा रही है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आपको 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे, एक है पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और एक है हॉट स्प्रिंग वाला रीजन, जो खासकर आपको देपसांग देमचोंग ये कुछ रीजन्स देखने को मिलते हैं LAC पर, जो कि मैंने आपको कई बार मैप में दिखाए हैं। तो इन एरियाज़, ये कुछ ऐसे एरिया हैं बॉर्डर पर जहाँ पे लगातार डिस्प्यूट बना हुआ है, चाइनीज़ और इंडियन आर्मी दोनों आपस में खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से हम लोग डिसएंगेजमेंट को लेकर काम कर रहे हैं कि भाई वो भी पीछे हट जाएं और हम भी पीछे हट जाएं। लेकिन आप कह सकते हो इसको लेकर काफ़ी बातचीत हुई, लेकिन इसके अंदर भी एक फेलियर देखने को मिला है। फिर एट द लास्ट यहाँ पे ऑथर मेंशन करते हैं कि देखो, न्यू दिल्ली को एक्सेप्ट करना होगा कि भाई हमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, और जब तक चेंजेस होंगे नहीं तब तक यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन होगा नहीं। प्लस यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो ऐसे ही यहाँ पे चलते रहेंगे। तो यहाँ पे ये जो बॉर्डर है इसको लेकर एक सोल्यूशन की बहुत अर्जेंटली नीड है हम लोग को, ताकि हम लोग अपने जो रिलेशंस है उसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर सकें। वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर सारी बातें की गई हैं। आई होप आप लोगों ने ये बातें अच्छे से समझ ली हैं। कमांडर लेवल के बीच में बातचीत वाली, हॉट स्प्रिंग, देमसंग, तेमचुक, ये सारे रीज़न जो हैं अभी भी अनरिजॉल्व हैं, जो कि मैंने अभी आपके साथ में शेयर की बातें, ठीक है ना। आगे आते हैं अगले एडिटोरियल पर। नाउ देखो, नेक्स्ट एडिटोरियल ये है, शशि थरूर साहब ने लिखा है। अब इस एडिटोरियल का भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है यार, इन्होंने ये लिखा है कि वाई द वर्ल्ड नीड्स पीस इन यूक्रेन। यूक्रेन के अंदर क्यों शांति चाहिए। रशिया यूक्रेन के वॉर को लेकर इतने आर्टिकल हम लोग कवर कर चुके हैं, इतनी कुछ इन्फॉर्मेशन कवर कर चुके हैं, फिर भी चलो मैं आपको एक क्रक्स बताता हूँ कि एक एट द लास्ट, क्योंकि मैं आर्टिकल पढ़ चुका हूँ, कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स नहीं है, 1-2 पॉइंट्स हैं जो उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको समझाता हूँ। अभी रशिया यूक्रेन का वॉर है, देखो पहले क्या है। अब कोई भी एडिटोरियल लिख रहा है ना तो पहले की कहानी बताएंगे कि रशिया यूक्रेन की वॉर कैसे स्टार्ट हुई, ये सब कैसे हुआ, वो सारी बेसिक सी बात है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर उन्होंने इस एडिटोरियल में मेंशन करी है, वो है पेंडेमिक इफेक्ट। पेंडेमिक इफेक्ट क्या होता है उसको समझते हैं। देखो, ये बोला गया कि भैया पेंडेमिक का पहले से एक बहुत बड़ा डैमेज देखने को मिल रहा है। कोविड की वजह से पहले ही हम लोग सफ़र कर रहे हैं, दुनिया सफ़र कर रही है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि इतने सारे क्राइसिस देखने को मिले, इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ा, बहुत सारे देशों के अंदर ऑलरेडी हालत ख़राब है, फूड के दाम बढ़ चुके हैं। लेकिन इस पेंडेमिक के बावजूद भी इन दोनों देशों में जो ये वॉर चली है, इस वॉर की वजह से आप कह सकते हो वो जो सिचुएशन होती है जले पे नमक छिड़कना, वही यहाँ पे हुआ है। इस वॉर के वजह से जो सिचुएशन है दुनिया भर में वो और ख़राब हो चुकी है। ऑयल के दाम, फूड के दाम, सनफ्लावर ऑयल, खाने वाला तेल, क्रूड ऑयल और भी जो हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उन सब के दाम बढ़ चुके हैं। ये यहाँ पे ऑथर मेंशन करते हैं। ऑथर का कहना है कोविड से पहले ही दुनिया भर सफ़र कर चुकी है। आप देखो हालत दुनिया भर में क्या है,
यहाँ पे श्रीलंका के हालात देख लो कितने बुरे हैं। श्रीलंका यहाँ पे बिल वगैरह पे नहीं कर पा रहा है और वैसे ही दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया भर में मर कौन रहा है, वहाँ के लोग, जो आम जनता है वो यहाँ पे मर रही है। और ये जो वॉर है ये लगातार जो हो रही है ना, ये लगातार ह्यूमन सफरिंग का मजाक बना रही है। इन्होंने एग्जैक्टली ये वर्ड मेंशन किया है कि जो वॉर का कंटिन्यूटी आपको देखने को मिलेगा। ये तो मैंने आपको श्रीलंका के बारे में बताया, श्रीलंका के अंदर हालात क्या आपको देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे जो लोग मर रहे हैं। और ये जो कंटिन्यूटी है वॉर की इज़ टू मेक अ मॉकरी ऑफ ह्यूमन सफरिंग। लगातार वॉर चल रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो लोग सफ़र कर रहे हैं उसका मजाक बन रहा है और कुछ नहीं। दुनिया भर में जो व्यापार है वो बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है और आने वाले टाइम पे प्रभावित और ज़्यादा होगा अगर ये वॉर नहीं रुकी तो इस वॉर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बुरा है। इसी चक्कर में दुनिया भर की कंट्रीज़ चाह रही हैं कि भाई यूक्रेन के अंदर शांति बन जाए, नहीं तो दुनिया भर के अंदर बहुत सारी सप्लाई की कमी हो जाएगी। दाम लगातार बढ़ ही रहे हैं। दुनिया की जो बुरे देश हैं, पुअर देश हैं, जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि गरीब देश हैं, वो यहाँ पे आप कह सकते हो पहली सी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो रशिया यूक्रेन भले यहाँ पे इंटरेस्टेड ना हो शांति बनाने के लिए, लेकिन पूरी दुनिया चाहती है कि भाई शांति बन जाए, अदरवाइज़ ये वॉर चलती रहेगी। आप कह सकते हो कंसर्न जो प्रॉब्लम्स है वो और बढ़ती रहेंगी। बस ये एक एट द लास्ट एक छोटा सा पॉइंट यही था कि पेंडेमिक का पहले से बुरा हाल है और इस वॉर की वजह से सिचुएशन और ख़राब हो चुकी है। इसके अलावा कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं जिसको आप लोग पढ़ सको, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ इस एडिटोरियल से निकालकर, जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स के अंदर इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलती है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई। बाकी आपने मेंस का क्वेश्चन देख ही लिया है, मेंस का क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर ही लिया है कि आज आप लोग को क्या लिखना है। अब फटाफट हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर को करते हैं समाप्त। सारी इन्फॉर्मेशन हमारी हो चुकी है कवर और एक एक चीज़ हम लोगों ने कवर कर ली है। बाकी न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को, एडिटोरियल्स को कवर कर लिया है। इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले जो प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अंडर में कौन सी एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन। ये बेसिकली एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं देखने को मिलती है। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।